अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक महकती और चहकती सुबह के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हन्नान बुखारी और मैं हूं फातिमा नासिर। सिटी एट 10 में आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करती हूं कि आप लोग सब खैरियत से हैं और आपका वीकेंड अच्छा गुजरा होगा। मंडे हमेशा ही थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन डेफिनेटली काम पर वापस जाना होता है और जिंदगी जो भी होती है, जो बच्चे हैं उन्होंने स्कूल वापस जाना होता है। एंड ऑफ कोर्स आपको पता है, मैं हमेशा कहती हूँ कि काइंडनेस हमेशा अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा बनाए। हो सकता है कि आपकी कोई छोटी सी बात, कोई छोटा सा एक्शन किसी और का दिन जो कि शायद मुश्किल और परेशानी में गुजर रहा हो, उसको आसान और अच्छा कर दे। तो हमेशा याद रखें, काइंडनेस के साथ पेश आएं। बाकायदा तौर पे शो का आगाज करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि आइंदा 24 घंटे में फैसलाबाद में मौसम की क्या सूरत हाल रहेगी। अगर बात करें ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर की तो 38 डिग्रीज रहेगा और बात करें कम से कम टेम्परेचर की तो 27 डिग्रीज रहेगा। इसी के साथ हवा 11 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलेगी और बारिश के अमकाना 20% है। आपको पता है वीकेंड के ऊपर भी हमें थोड़ी सी बारिश देखने को मिली थी फैसलाबाद के अंदर, जिसके बाद ऑफकोर्स हमारी सड़कों के हालात बहुत ख़राब हो जाते हैं, लेकिन मौसम थोड़ा खुशगवार भी हो जाता है। तो एक तरफ वो अच्छी चीज़ भी है, एक तरफ मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन डेफिनेटली मौसम जो है बेहतर होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। और अगर पंजाब के मौसम की बात की जाए तो कभी बादल आते हैं और कभी चले जाते हैं। गुज़श्ता रोज़ लाहौर के अंदर तो बारिश हुई, लेकिन फैसलाबाद जो है अगर इसके अंदर आने वाले दिनों में बारिश होती है तो दर्जा रात जो कि दिन ब दिन बढ़ रहा था पिछले दिनों में, वो मज़ीद कम होता दिखाई दे रहा है। तो आगे बढ़ते हैं जनाब। जैसा कि रोज़ाना की बुनियाद में हम आपको कहते हैं कि आपके अंदर कोई भी टैलेंट है तो उस टैलेंट को बिल्कुल भी ज़ाया मत कीजिए। जस्ट वीडियो बनाएं उसकी, और वीडियो बना के हमें व्हाट्सएप करेगा उस नंबर पे जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया जाता है। आपके अंदर एक्टिंग का टैलेंट है, स्केचिंग का है, होस्टिंग का है, सिंगिंग का है, या कोई भी टैलेंट मौजूद है तो उस टैलेंट की वीडियो बना के हमें व्हाट्सएप कर दें जनाब उस नंबर पे जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया जा रहा है। हम आपका टैलेंट ऑन स्क्रीन दिखाएंगे और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो पहुँचे, और लोग उसे पसंद करते हैं अगर तो आप वायरल भी हो सकते हैं। और जो आजकल के दौर में वायरल हो जाता है तो जनाब सारी की सारी स्क्रीन जो है वो उसी की होती है, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है और चैनल्स ऐसे प्लेटफॉर्म है जो कि आपके टैलेंट को लोगों तक पहुंचाने के लिए मदद फराहम करते हैं। और यही नहीं बल्कि आपकी बर्थडे सेलिब्रेशंस जनाब, यानी आपकी खुशियों के अंदर भी शामिल हुआ जाएगा। उसके लिए भी आपको अपनी बर्थडे सेलिब्रेशन की केक कटिंग सेरेमनी की वीडियो बना के हमें व्हाट्सएप करनी होगी उस नंबर पर जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया जा रहा है। हम आपकी बर्थडे ऑन स्क्रीन अपने मॉर्निंग शो के सेट से चला के आपकी खुशियों के अंदर जनाब शामिल होंगे। नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया जाएगा और इसके साथ साथ हमारी कोशिश होगी कि आपके फ्यूचर के लिए ढेर सारी दुआएं भी आपको दी जाएं ताकि आपका मुस्तकबिल रोशन हो सके। तो आगे बढ़ते हैं जनाब। शहर फैसलाबाद की अक्सर हम बात करते हैं, आज खास तौर पर तहसीलों के हवाले से हम कुछ डिस्कस करेंगे कि वहाँ पर मुकामी नुमाइंदों को कौन सी मुश्किलात हैं जिनका सामना करना पड़ रहा है। देहातों के अंदर भी बहुत सारे मसाइल हैं, बहुत सारे रोड्स जो कि उनको शहरों के साथ मुंसलिक करते हैं वो टूट फूट का शिकार है। और इसके साथ साथ अगर हेल्थ मराकज़ के हवाले से भी गुफ्तगू की जाए तो उनकी भी सूरत हाल कुछ अच्छी नहीं दिखाई देती। यही वजह है कि देहातों से बहुत सारे लोग इलाज मुआवजे के लिए शहरों का रुख करते हैं और यहाँ के हॉस्पिटल्स पर ओवरलोड हो जाता है। जब वहाँ के मरीज़ और शहरों के मरीज़ मिलकर हॉस्पिटल्स का रुख करते हैं तो कैपेसिटी क्योंकि ऑलरेडी कम है, हमारी सिटी की आबादी भी 80 लाख के जो है वो उसके करीब है, और जो हॉस्पिटल्स हैं उनकी तादाद उस लिहाज से नहीं है। और फिर बहुत सारे पीने के पानी के बहुत सारे मसाइल हैं, स्कूलों के बहुत सारे मसाइल हैं। इन तमाम मसाइल के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए आज हमने ख़ास तौर पे अपने शो के अंदर दावत दे रखी है। हमारे साथ मौजूद होंगे राना जुल्फ़कार खान जो कि ज़िलाई वाइस चेयरमैन है, और उनके साथ साथ तारक जवेद वैंस हमारे साथ मौजूद होंगे जो कि यूसी चेयरमैन। तो आप दोनों को वेलकम करते हैं। और उनके साथ साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर अब्दुल रहमान मौजूद होंगे। तो अब्दुल रहमान आपको भी वेलकम करते हैं शो के अंदर। तो पहले राना जुल्फ़कार खान साहब की तरफ चलते हैं और उनसे पूछते हैं, राना साहब क्या कहेंगे आप, कितने मसाइल हैं जिससे दो चार हैं? हमारे ख़ास तौर पे जो देहाती एरियाज़ हैं उनको हमेशा से इग्नोर कर दिया जाता है और ये कहा जाता है कि फोकस ज़्यादा से ज़्यादा जितनी कोशिश हो उसके शहर पे रखा जाए। तो बहुत सारे देहाती इलाके ऐसे हैं जहाँ पे सालों से तरक्याती काम चल रहे थे जो रुक गए हैं और टूट फूट का शिकार हैं। वहाँ की सड़कें हों या फिर हेल्थ मराकज़ हों, स्कूलों के सूरत हाल काफ़ी बुरी दिखाई देती है, बच्चों की तालीम उस तरह से नहीं पूरी हो पा रही जैसे होनी चाहिए। क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमें मौका दिया, क्योंकि हम अपने देहात के मसाइल को जागर कर सकें। क्योंकि जब से बल्दियात एक्टिव हुआ 2018 से लेकर अब तक,
क्योंकि पहले भी हुकूमत ने हमें कोई इख्तियारात नहीं दिए, जिस वजह से हम देहात एरिए को इग्नोर करते जाए हैं, जिस वजह से हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। देहात एरिया में तो पानी का ना मीठा पानी पीने के पानी के लिए तो कुछ भी नहीं है किया किसी भी ने, किसी हुकूमत ने भी। लेकिन जब से ये हुकूमत आई है इसने तो बिल्कुल ही बल्दियात का गला घूंट दिया, क्योंकि इसने हमारा नहीं है वाम का, असल से तो वाम को दुश्वारी है, जिसका मुस्तकबिल तबाह हो रहा है बच्चों का, और पानी की वजह से बीमारियां फैल रही हैं, और जो बारिशें हो रही हैं उसके लिहाज से रोड जो हैं नाकस हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा आने जाने में दुश्वारी पेश आ रही है। क्योंकि जब तक जो बल्दियात कायम नहीं होता उस वक्त तक देहात एरिया तरक्की नहीं कर सकता। वो वहाँ पर काम अच्छे तरीके से MNA MPA जो भी हैं लेकिन करवाते हैं, उस लेवल पे नहीं करवा सकते जब जिस लेवल पे बल्दियात के नुमाइंदे कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कितना रिलीफ मिला है आप लोगों को? क्या काम उसी तरह से जारी हो गया शुरू दोबारा से जैसे पहले था? जब क्या सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के बाद उन्होंने कुछ भी नहीं है जो कि प्रॉपर किसी को काम करने की इजाज़त नहीं है, बल्कि वो तो इस आर्डर को ही तस्लीम करने से कासर है, क्योंकि उनके बदकिस्मती से इससे आगे तो कोई अदालत भी नहीं है जैसे, क्योंकि उनके आर्डर पे भी काम नहीं करने दे रहे। बल्दियात को वैसे ही है जूं का जूं है जैसे पहले था, लेकिन उनके आर्डर की कोई कदर नहीं है। इसलिए हमारी अदलिया की तौहीन है और बल्दियाती नुमाइंदों के साथ जुल्म है, क्योंकि असल तो हकीकत अवाम की नुमाइंदगी है। जो बल्दियाती इदारा नुमाइंदगी है वो वाम की नुमाइंदगी करते हैं, लेकिन जिन्होंने सिलेक्ट किया है उनके साथ जुल्म और सितम है, क्योंकि उनके। और मैं चाहूंगी कि बल्दियात के हवाले से अगर आप थोड़ा सा बताएं कि क्यों रुकावटें डाली जा रही हैं, क्यों उनको काम नहीं करने दिया जा रहा है, क्यों कोशिश की जा रही है उनकी बहाली में जितना हो सके लंबा अरसा और लग जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं सिटी 41 का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमें मौका दिया अजहार राय का। देखें, हम मुंतखब हुए थे नून लीग की गवर्नमेंट में, आपको पता है, तो नून लीग के प्लेटफार्म में मुंतखब हुए थे। इन्होंने आके हमें आते पहला काम ये किया कि ये इदारे ख़त्म किए कि ये नून लीग के चेयरमैन है। हालांकि बल्दियाती जो सियासत होती है ये गवर्नमेंट के साथ होती है, गवर्नमेंट ने फंड देने होते हैं। देखते आए हैं कि जो गवर्नमेंट होती है बल्दियाती नुमाइंदे हमेशा उनके साथ मिल जाते हैं। तो हमारे जैसे डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन भी मिल गए थे, काफ़ी चेयरमैन जो मिल गए थे इनके साथ। मिलने का मकसद होता है गवर्नमेंट के साथ मिल के आवाम के छोटे छोटे मसाइल जो वो उनको हल किया जाए, लेकिन उन्होंने नहीं मानना, मानने से इनकार कर दिया। उसके बाद जैसा कि आपको पता सुप्रीम कोर्ट में गए, मौजूदा अदालत ने भी हमें बहाल कर दिया, लेकिन इन्होंने इख्तियारात हमें नहीं दिए। तो इसका नुकसान क्या, आवाम का नुकसान है, मुल्क का नुकसान है, सूबे का नुकसान है। जो छोटे छोटे मसाइल जो हैं वो बल्दियाती नुमाइंदे जो समझते हैं, वो मेरा नहीं ख्याल को MNA MPA ये छोटे छोटे मसाइल को हल कर सकते हैं, क्योंकि इनको जैसे खान साहब कहते थे कि ये बल्दियात या जो मुल्क की तरक्की के लिए एक अहम जुज़ है, बल्कि इन्होंने तो हमेशा ये कहा था कि 100 दिन के अंदर बल्दियात को बहाल करेंगे, लेकिन बदकिस्मती हमारी कि बल्दियात को इन्होंने खुले लाइन लगा दिया, जिसकी वजह से छोटे छोटे मसाइल जो है वो पैदा हो रहे हैं। अच्छा, सेंट्री वर्कर्स के हवाले से क्या कहेंगे? एक मेजर मसला था जो कि हर हल्के में पाया जा रहा था कि जैसे ही बल्दियाती नुमाइंदों को हटाया गया, सेंट्री वर्कर्स अपने हल्के के अंदर उस तरह से काम करते नजर नहीं आए जैसे यूसीज के अंदर पहले कर रहे थे। तो क्या शहरियों को मुश्किलात हैं जिनको सामना करना पड़ा? मोहल्ले में सफाई सुथराई का निज़ाम बड़ा डिस्टर्ब हुआ, सीवरेज लाइन की सफाई का सिस्टम बड़ा ख़राब हुआ, इस हवाले से भी बताइएगा। देखिए, देहातों में तो ये पहले भी सिस्टम नहीं था, तो अब भी सिस्टम नहीं है। लोगों को अपनी मदद अपने तहत ही काम करना पड़ता है। लेकिन ये है कि एक बल्दियात में एक सिस्टम आ गया था, चेयरमैन थे, वाइस चेयरमैन थे, काउंसलर साहबान थे, वो मिल के अपने तौर पर मतलब कि महल्ले की कमेटियाँ बना के इस निज़ाम को चला रहे थे। तो जो ये सिस्टम ये ख़त्म होने के बाद मैं समझता हूँ वो भी ख़त्म हो गया। अभी जो पुराना सिस्टम और नालियाँ होती हैं देहातों में, सीवरेज तो होता नहीं है, वो बंद पड़ी हुई हैं, उसी पे पैसा लगाए जा रहे हैं। सफाई सुथराई का क्या सूरत हाल है? सफाई सुथराई का कोई पूछने वाला नहीं है, कोई सिस्टम ही नहीं है। उस वक्त तो हम अपनी मदद अपने तहत करवा रहे थे लोगों से मिलजुल के, महल्ले की कमेटियाँ बना के। तो जब कोई सरबाई नहीं होगा तो कौन पूछेगा? तो बिल्कुल मतलब कि हालत बहुत बुरी है देहाती। अब्दुर्रहमान, क्या कहेंगे इस हवाले से जहाँ पे देहातों के मसाइल वहीं के वहीं खड़े हैं और बल्दियाती जो पॉलिटिक्स है उसमें मसाइल बढ़ाए जा रहे हैं, कोशिश की जा रही है कि जितना हो सके उनके काम को, उनकी कारकर्दगी को लिमिट किया जाए, तो क्या कहेंगे इस हवाले से?
देखिए फातिमा, ये हुकूमत की जो बहुत बड़ी नाअहली है, क्योंकि शहर तो बर्बाद हो चुके हैं। जो देही एरियाज़ है वहाँ पर हालांकि सफाई का इतना ज़्यादा इशू पैदा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर प्लाट्स भी होते हैं, खुली इलाके होते हैं। अगर उनकी जो वहाँ पर तहसील कौंसिल के अंडर कोई भी जो टीमें अगर वहाँ पर बर वक्त या एक हफ्ते में एक दिन भी चली जाएं तो बेशतर मसाइल का हल निकल सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है कि यहाँ पर तवज्जो इस जानब नहीं दी जाती कि लोगों को किस तरह से फैसिलिटेट करना है। देखिए छोटे छोटे मसले, जैसे पहले भी कहा कि सेंट्री वर्कर्स के यहाँ पर एंड पे जो इश्यूज़ होते हैं उनको एक्टिव नहीं किया जाता। जो यहाँ पर तहसील कौंसल्स की या कमेटियों की जो गाड़ियाँ होती हैं वो बंद पड़ी हुई हैं, उनकी फ्यूलिंग नहीं हो रही। तो ये गवर्नमेंट पैसे बचाने पर लगी हुई है, पैसे खर्च करने पर नहीं लगी हुई, जिसकी वजह से जो छोटे छोटे मसले पैदा हो जाते हैं। जैसे देही इलाकों में जो नालियाँ हैं वो जब बंद हो जाती हैं तो पूरे गाँव में सीवरेज का मसला पैदा हो जाता है। वहाँ पर बारिश होती है, कच्ची सड़कें होती हैं तो वो कीचड़ बन जाता है, वहाँ से गुजरना जो महाल हो जाता है। तो ये तो अभी तो हम शहर की बात भी कर लें तो शहर में भी ऐसा ही होता है। जो कल थोड़ी सी बारिश हुई 5-7 मिनट की, और वो भी पूरे शहर में नहीं, कुछ कुछ इलाकों में हुई, उसके बाद जहाँ जहाँ हुई वहाँ पर वाटर पॉन्डिंग के इश्यूज़ थे। वहाँ पर ऐसे पानी जमा था जैसे पता नहीं कितने दिनों से ये बारिश हो रही है। और अभी जो ईद से एक दिन पहले बारिश हुई थी वो भी कुछ इलाकों में उसका पानी मौजूद है। और कई जो फैसलाबाद में अगर इसका कोई एवरेज सर्वे किया जाए तो कई सैकड़ों जो मकान है वो गिर गए या उनकी जो बुनियादें हैं वो बैठ गई और उनका लाखों रुपया दोबारा लगा वहाँ पर पानी निकाल के दोबारा अपनी बुनियादें सेट करने पर। तो ये हुकूमत बिल्कुल भी जो आवाम को रिलीफ मुहैया करने की साइड पे नहीं आ रही। जो महकमे हैं बिल्कुल भी काम करने के लिए तैयार नहीं है। इन महकमों के हेड्स देख लें, वो नलायकी की आला मिसाल पैदा की हुए हैं। पहले क्या होता था, बल्दियाती नुमाइंदगान या यूसी चेयरमैन कोई भी जो मोहल्ले में मसला होता था वो इनके डेरों पर जाते थे और ये 8-10-12 लोगों को लेकर, अपने काउंसलर्स को, वाइस चेयरमैन को लेकर उस एमडी के उस दफातर में चले जाते थे और एक प्रेशर क्रिएट होता था। फिर हमने ये भी देखा जब इस सिलसिले में खबरें चलती थी उस पर एक्शन भी होता था। फिर जब इन्होंने 2019 में बल्दियाती नुमाइंदगान को ख़त्म कर दिया, ये अदालत से बहाल होकर आ गए, लेकिन उन्हें अब इख्तियारात नहीं दे रहे, यूसी ही ख़त्म कर दी हुई है। तो अब जो आम आवाम है वो अपने MPMNs ढूंढते हैं, वो यहाँ पर नहीं मिलता। वो कभी लाहौर होते हैं, कभी इस्लामाबाद होते हैं, तो फिर लोग रो दो के चुप कर जाते हैं, एहतजाज करते हैं। वहाँ पर उनकी कोई सुनने नहीं आता, कोई आकर ये नहीं कहता कि आपके मुतालबात पूरे हो जाएंगे। तो ये एक बड़ा मसला बना हुआ है। लग रहा है जैसे फैसलाबाद शहर को इन्होंने बिल्कुल यतीम छोड़ दिया, कोई भी इसको ओन करने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पर कोई भी मसला ले लें, सीवरेज का मसला ले लें, सफाई का मसला ले लें या दूसरे मसले, और इसी तरह से देही इलाकों की सूरत हाल है कि वहाँ पर जो लिंक रोड्स जो शहर को बनाई गई थी, ये नवाज शरीफ के दौर में करोड़ों रुपया लगाया गया। वो क्लेम करते थे कि हमने हर गांव से शहर को रोड दे दी है। वो वहाँ पर हर साल पैच वर्क के लिए पैसे लगने होते हैं और मेंटेनेंस एंड रिपेयरिंग के लिए बाकायदा कई करोड़ मुख्तस किए जाते हैं, जो कि हर साल जून में लैप्स होकर चले जाते हैं क्योंकि वो लगाए नहीं जाते। कभी नैब का खौफ आड़े आ जाता है, कभी MPMNs की नलायकी आड़े आ जाती है। फैसलाबाद में मिनिस्ट्रीज़ का ढेर लगा हुआ, लेकिन कोई भी शहर को मिनिस्टर जो है वो ओन नहीं करता, जिस वजह से वो पैसा नहीं लगता और कई अरब वापस चले जाते हैं, कोरोना की मद में लग जाते हैं, कहीं और लग जाते हैं, लेकिन फैसलाबाद पे नहीं लग रहे। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अब इन मसाइल का हल किस तरह से किया जा सकता है, कौन से पॉसिबल आउटकम्स हैं, अगर उन पर फोकस किया जाए तो उससे सूरत को मज़ीद बेहतर किया जा सकता है? हनान देखिए, मार्च में जो है वो अदालत का फैसला आया था कि बल्दियाती नुमाइंदगान को बहाल किया जाए। अभी देख लें अगस्त का पहला हफ्ता चल रहा है और बल्दियात के हवाले से कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। हुकूमत ने वक्त लिया हुआ अदालत से कि उन्हें सितंबर तक का वक्त दिया जाए। और जो आम एक चल रही है अफवाहें दफातर में कि वो सितंबर में जाके कहेंगे कि जी हमें 1 महीना और दे दें, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और 31 दिसंबर 2021 को इनकी मुद्दत पूरी हो जाएगी। सिर्फ इनकी मुद्दत पूरी करने के लिए अदालत के साथ भी गलत बयानियाँ की जा रही हैं, इनको भी लटकाया जा रहा है, झांसा दिया जा रहा है, कभी ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और पहले जो इनके तकरीबन 24-25 माह ज़ाया हो गए हैं वो भी उन्हें वापस नहीं दिए जा रहे। तो ये एक देखिए, कोई मुहज़्ज़म मुल्क होता तो ये इन पर आर्टिकल 6 लग सकता था कि किस तरह से अवामी वोटों से मुंतखब हुए 58,000 बल्दियाती नुमाइंदगान को ये एक असम्बली के एक्ट से इन्होंने घर भेज दिया। तो इस पर बड़ा रिएक्शन आया, बड़ा प्रेशर आया, लेकिन इसके बावजूद जो हुकूमत है वो कहीं से भी हमें नहीं लगा कि उसने लचक का मुजाहरा किया हो या इनको साथ मिलाने की बात की हो। और फिर सबसे अहम बात यह है कि नए बल्दियाती इंतखाबात की बात की हो। इमरान खान
वज़ीर आज़म जब नहीं थे तो ये अक्सर बल्दियात के हवाले से कहते थे मजबूत बल्दियात, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और ये हमने देख लिया कि जो कमज़ोर तरीन बल्दियात थे वो भी इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहे, इनके MPM में से बर्दाश्त नहीं हो रहे। तो ये एक बड़ा मसला है। जब तक बल्दियाती नुमाइंदगान को बहाल नहीं किया जाएगा या नए इलेक्शन नहीं करवाए जाएंगे तब तक ये मसले हल नहीं हो सकते। बिल्कुल। एंड मैं चाहती हूँ कि अगर हम थोड़ा सा इस हवाले से भी बात कर सकें कि बल्दियात और गवर्नमेंट के बीच में अच्छे कम्युनिकेशन होना, अच्छी ताल्लुकात होना, बातचीत होना कितना ज़रूरी है आम आवाम के लिए, उनके मसाइल के हवाले से कितनी ज़रूरी है ये चीज़? बहुत ज़्यादा है, इसकी ज़रूरत है, क्योंकि दोनों का आपस में रल के चलना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि नुमाइंदे जो बाहर, हम तो इलेक्ट हुए हैं नून लीग से, लेकिन जब बल्दियाती वो हुकूमत ख़त्म हो गई है, PTI की हुकूमत शुरू हुई है, लेकिन हम बल्दियाती इदारों ने तो इनके साथ रल के काम करना था, लेकिन उन्होंने इसे बजाय रल के साथ चलने की बजाय उन्हें ख़त्म किया गया, जो रूल और आइन के ख़िलाफ़ है। लिहाजा इन्होंने बाकी 3 सूबों में बल्दियाती नुमाइंदों की मुद्दत पूरी कराई गई है, सिर्फ और सिर्फ पंजाब के साथ ज़्यादती की है, क्योंकि मुल्क और पंजाब का सूबा इनको तमाम बर्दाश्त नहीं हो रहा। क्या पंजाब के और इलाकों में भी इस तरह से किया गया? पूरा पंजाब, सारे पंजाब में? सारा पंजाब ठीक हो गया। और इसके पीछे कोई खास वजह है पंजाब में ही? क्योंकि पंजाब में नून लीग की अक्सरियत थी, इसलिए मेरे ख्याल तो ये वाम के साथ जुल्म और सितम हो रहा है नून की वजह से, लेकिन ये तो गलत है ना। लेकिन असल हकीकत तो ये थी, इनको साथ लेकर चलते, जो इनके मसले मसाइल हैं वो अगर आप नहीं फंड दे सकते, जो इनका अपना ज़ाती फंड था वो ही लगाने दिया जाता तो काफ़ी बेहतर हो जाता। अच्छा, अगर दोबारा इलेक्शंस होते हैं तो क्या पार्टिसिपेट करेंगे आप? क्योंकि बहुत सारे चेयरमैन साहबान अब नाराज़ भी हैं कि जिस तरह से ये हर दफ़ा तकरीबन ये सिस्टम है, 2-4 साल बाद जो है इन्हें डीरेल कर दिया जाता है पटरी से और काम नहीं करने दिया जाता, बड़े इनसिक्योर फील करते हैं। क्या कहेंगे इस वक्त? नेक्स्ट टाइम जो भी है, लेकिन अब तो किसी का दिल ही नहीं चाह रहा अभी इलेक्शन, बल्दियात का इलेक्शन लड़े, क्योंकि जब इनके साथ यही जुल्म होना है तो इन्हें इलेक्शन लड़ने की ज़रूरत क्या है? अगर जब सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें बहाल कर दिया है, लेकिन हुकूमत को चाहिए था इनको नोटिफिकेशन इनका जारी करते और प्रॉपर इन्हें काम करने दिया जाता, ताकि बल्दियात, देखो जो बारिशें हो रही हैं अब देहात एरिए में तो बिल्कुल ही इसका पानी, सीवरेज का पानी जो है उसकी निकासी का कोई इंतजाम नहीं है प्रॉपर, और ना ही पीने के पानी का इंतजाम है देहात में, ना ही वो दूर से दूर दराज से लोग जाते हैं पानी अपनी मदद के तहत आप लेकर आते हैं पीने के लिए, लेकिन कोई इस पे भी प्रॉपर कोई किसी ने तवज्जो नहीं दी। लिहाजा अब जो नाकस हालात हैं देहात एरिए में तो बिल्कुल ही है, ना तो तलीम का तो बिल्कुल ही बेड़ा गर्क है, क्योंकि पहले सख्ती होती थी, वो अपने एक्टिव होते थे, लेकिन अब कोरोना का एज में तो बिल्कुल ही उन्होंने इन तलीम नू इग्नोर किया गया। बिल्कुल तबाह है, बच्चों का मुस्तकबल बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, बच्चे बिल्कुल वारा हो गए हैं, उन्हें जो आता था वो भी ख़त्म हो गया है। लेकिन इस हुकूमत से अपील है भी, क्योंकि जो इन बच्चों का मुस्तकबिल के लिए कुछ प्रॉपर इंतजाम किए जाएँ ताकि उनको प्रॉपर तलीम दी जाए, उनका मुस्तकबिल तबाह ना हो, क्योंकि ये सरमाया होता है किसी भी कौम का। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। तो लिहाजा इनके रिक्वेस्ट है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ नून और पार्टी बेस पे इनको सिया ना दी जाए, लिहाजा ये देखे मुल्क की बेहतरी के लिए, मुल्क की बेहतरी के लिए ही हमें काम करना होगा, और ज़रूरी है कि गवर्नमेंट बल्दियात के साथ मिलकर काम करे, बल्कि उनके अगेंस्ट नहीं। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। सिटी एट 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आज बात कर रहे हैं बल्दियात के हवाले से। जब से हमने देखा है कि पिछले 24 महीने से ज़्यादा हो गया है कि बल्दियात को इन एक्शन काम करने का मौका नहीं दिया जा रहा है, जिसकी वजह से ना सिर्फ आवाम को मसाइल हो रहे हैं, बल्कि बल्दियात के जो लोग इलेक्ट हुए हैं उनको भी मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। क्या चीज़ें मुख्तलिफ हो सकती हैं? क्या गवर्नमेंट और बल्दियात एक साथ मिलकर काम कर सकते हैं, या फिर हमें इसी तरह से आगे भी देखने को मिलेगा? तो जी हमारे साथ जावेद साहब मौजूद है। मैं चाहूँगी अगर थोड़ी सी रोशनी डालें कि अगर बल्दियात और गवर्नमेंट ने मिलकर काम किया होता पिछले 1 या 2 सालों के अंदर, तो क्या चीज़ें मुख्तलिफ होती, अवाम के लिए किस तरह की आसानियाँ पेश आ सकती थी?
जैसे देहातों में छोटे छोटे मसले मसाइल होते हैं, मैं एक मिसाल देता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ, एक पुली टूट जाती है, हाँ जी, तो वो मैं समझता हूँ कि बल्दियात का इदारा जो बेहतर तरीके से उसको फ़ौरन मतलब कि बना सकता है। यूसी लेवल पे फंड भी आ रहे थे, हाँ जी, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में भी फंड आ रहे थे, तो फ़ौरन हम उसका अजाला करते थे। अब जो चीज़ टूट जाती है तो वो टूटी रहती है, ना तो कोई ऑफिसर पूछता है इस गवर्नमेंट में, जैसे अब्दुलरहमान भाई ने पहले बताया भी कोई अफसर हाथ लगाने को तैयार नहीं। समुद्री रोड पे ये दर्जा अव्वल मेला, उसके पास एक पुली टूटी हुई है, वो 6 महीने से इतने एक्सीडेंट हुए हैं, अब जाके वो आदि बनी है जी। वरना ऐसे मसाइल जो थे वो बल्दियाती नुमाइंदे फ़ौरन मतलब कि वो आगाह करते थे इनको, अफसरान बाला के जहाँ पास जाते थे तो वो कोशिश करते थे, गवर्नमेंट की तरफ से भी फंड रिलीज़ होते थे। अब तो ना गवर्नमेंट उसको फंड रिलीज़ करती है, ना कोई ऑफिसर हाथ लगाता है, ना कोई किसी की को सुनता है, ना कोई मानता है। तो इससे छोटे छोटे मसाइल नहीं बल्कि बड़े मसाइल पैदा हो गए। सड़कें जो हमारी वो टूट फूट का शिकार हो गई हैं। एक सड़क का वो 2000 रुपये में रिपेयर हो जाता है, छोटा सा खड्डा बन जाता है, उसको फ़ौरन रिपेयर किया जाए तो करोड़ों रुपए का हमारा सरमाया बच जाता है। तो लेकिन वो कोई नहीं मतलब कि उसको तवज्जो नहीं दे रहा। तो बल्दियात का जो दायरा था वो छोटे छोटे जो मसाइल थे वो उसको हल कर रहा था, लेकिन नहीं, वो पेचवर्क का सिस्टम भी नहीं है। ऑफिसर अपने दफ्तरों में बैठे हैं, एससीओ में बैठे हैं, उनको क्या जरूरत है उधर वहाँ जाके घूमने फिरने की, क्योंकि जो लोकल लोग होते हैं, गाँव में एक काउंसलर होता है, यूसी में चेयरमैन होता है, वो छोटे छोटे जो मसाइल होते हैं उसकी निशानदेही करता है, वो फ़ौरन बन जाते हैं। कोई यूसी के फंड होते हैं, कोई ज़िला काउंसिल के फंड होते हैं। अब वो सिस्टम नहीं रहा। अब एमएनए एमपी के पास है, उन्होंने ज़ाहिर है टेंडर ही करवाना पड़ना ना बड़े लेवल पे, तो वो अभी को 50,000 के प्रोजेक्ट के लिए टेंडर तो नहीं करेंगे, ना फंड उधर से रिलीज़ होंगे। तो इस तरह जो सड़कें जो हमारी, मैं समझता हूँ टूटते टूटते वो करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया, जिससे गाड़ियाँ तबाह होगी, एक्सीडेंट लोगों के हो रहे हैं। हाँ जी, एक मैं एग्जाम्पल आपको देता हूँ, हमारे डिचकोट से जो रोड जाती है तांदरिया वाला को, रोडू कोडू नहर आती है, गोगेरा ब्रांच आती है, उसके ऊपर बंगला रोडू कोडू, मैं समझता 2 साल के अंदर 5-6 लड़के जो है ना वो उधर उसमें गिर चुके हैं, उसकी दीवारें टूट फूट गई हैं। वो ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 रुपये का खर्चा है। कोई हाईवे वाला उस पर काम करने को तैयार नहीं है। हाँ जी, कोई महकमा नहर का अमला काम करने को तैयार नहीं है। जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है हमारी, वो भी ज़ाहिर वहाँ से गुजरती है, हमारे सूबाई वफाकी नुमाइंदे भी गुजरते हैं वहाँ से। अफसोस की बात है, 2 महीने पहले 3 लड़के गुलामाबाद के वो गए थे, वो मोटरसाइकिल स्लिप हुआ, तो अगर वो दीवार होती तो शायद बच जाती उनकी ज़िंदगी, माँ बाप के प्यारे ना दुनिया से जाते। वो दीवार नहीं थी, वो स्लिप होकर सीधे नहर में चले गए। हाँ जी, 5-6 दिन बाद उनकी डेड बॉडियाँ मिली। हाँ जी, वो सिर्फ इनकी नेग्लिजेंसी है। हाँ जी, कोई इनको पूछने वाला नहीं है, कोई इनसे काम करवाने वाला नहीं है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं अब्दुर्रहमान, हर दफ़ा बल्दियात के साथ ही ये सलूक क्यों होता है? अगर पिछले टेंडर की बात की जाए तो मुशर्रफ दौर के अंदर भी अब बल्दियात को मजबूत तो किया गया, ख़त्म नहीं किया गया, लेकिन एक नई शिक थी इसमें कि अदम एतमाद का सिस्टम ला दिया गया, जिसके तहत नून लीग के या फिर पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन साहिबान थे उन पर धड़ाधड़ उनके काउंसलर्स की तरफ से ही जो है अदम एतमाद करवाएगी। इस दफ़ा बल्दियात को सिरे से ही ख़त्म कर दिया गया, इसके पीछे क्या वजूहत है? देखिए अनान, सबसे आसान टारगेट होता है बल्दियात का। ये पाकिस्तान में हमेशा से बड़ा अजीब रहा है कि अगर यहाँ पर हुकूमत आ जाती है, फ़ौज की हुकूमत आ जाती है, तो वो बल्दियात को मजबूत करते हैं। हालांकि कहा जाता है कि वो इख्तियारात जो है वो एक हाथ में रखते हैं, लेकिन वो बल्दियात को मजबूत रखते हैं। और जब यहाँ पर जमहूरियत होती है तो ये बदकिस्मती है कि ये इख्तियारात नीचे देने के लिए तैयार नहीं होते। देखिए 2008 में जब नून लीग की हुकूमत पंजाब में आई तो 8 से लेकर 13 के दरमियान इन्होंने कोई इंतखाबात नहीं करवाए। मुशर्रफ का जो चल रहा था सिस्टम, उसको 2 साल में चलने दिया। जब ख़त्म हो गया तो वो 2 साल में उन्हें 1 रुपये का भी फंड रिलीज़ नहीं हुआ, ऐसे ही दफातर में बैठ के चले जाते थे। फिर 2013 में इनकी फेडरल में भी गवर्नमेंट आई, पंजाब में भी आई, और जब अदालत की जानिब से बार बार कहा गया तो फिर जाके उन्होंने सितंबर 2015 में, अक्टूबर 2015 में इंतखाबात करवाए, और फिर तकरीबन 1.25 साल लग गया इनको हलफ उठाने में ना। वो 2017 में जाके उठाया, यानी कि 1 साल तक हलफ नहीं उठाने दिया गया। फिर 2017 में हल्फ लिया, फिर उसके बाद 2019 में इन्हें ख़त्म कर दिया गया। सबसे आसान टारगेट होता है बल्दियात को, MPMNS का प्रेशर होता है। वो नहीं चाह रहे होते कि उनकी जगह किसी और का डेरा बात रहे। वो MPMNS की कोशिश होती है कि लोग मसाइल लेकर उनके डेरे पर ही आएँ। और इसी तरह से जो ब्यूरोक्रेसी है, मुख्तलिफ महकमे या ऑफिसर्स है, वो भी नहीं चाहते कि इस तरह से चंद 100 वोट लेकर आने वाला आके उन पर रोक जमाए, तो वो भी ये खुश होते हैं कि ये ख़त्म ही रहे। फिर सबसे अहम बात यह है कि डिप्टी कमिश्नर या कमिश्नर ही इनके इख्तियारात इस्तेमाल कर रहे होते हैं। देखें कारपोरेशन यहाँ पर जो 157 चेयरमैन जीत के आए थे,
वहाँ पर जो इख्तियारात अब डिवीजनल कमिश्नर इस्तेमाल कर रहे हैं, और 4 अरब रुपए के फंड्स तकरीबन वहाँ पर पड़े हुए हैं, पूरे शहर के मसले हल हो सकते हैं। 400 करोड़ रुपया कारपोरेशन के पास पड़ा है और शहर पे नहीं लगाया जा रहा। नहीं लगाया जा रहा, वो मुंह तो लगाए ना बल्दियाती नुमाइंदगान। इसी तरह से जिला कौंसल क्या एडमिनिस्ट्रेशन के पास इतनी पावर नहीं है, कमिश्नर के पास क्या ये पावर या इख्तियारात नहीं है कि वो शहर के ऊपर इन पैसों को लगा के कुछ सूरत को बेहतर कर सकें? हनान पिछले साल में लगाए भी थे, लेकिन अब जो ही बल्दियाती नुमाइंदगान को बहाल किया गया तो यहाँ पर ये रिट में चले गए थे। मेयर ज़ाक मलिक की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट में रिट की गई थी कि ये क्योंकि बल्दियात बहाल हो चुके हैं इसलिए एडमिनिस्ट्रेटर ये पैसे नहीं लगा सकते। फिर वो बंदिश आ गई, तो ये क्योंकि पैसे हैं ही यूसी चेयरमैन लगा सकते हैं, फिर वो जब आएंगे तो लगाएंगे। एडमिनिस्ट्रेटर अगर लगाएगा तो वो गैर कानूनी हो जाएगा। अदालती आर्डर्स भी इस पर आ चुके हैं। इसमें सदाकत है कि ये जो चेयरमैन साहबान के जो बजट वगैरह अनाउंस होते थे वो MPMNs यूटिलाइज कर रहे थे और उनकी तख्तियां लग रही थी। गली मोहल्ले बनने के बाद कारपोरेशन का बजट होता था, तख्तियां उनकी लग रही थी। ये 2020 में हुआ है। कोई कई करोड़ रुपए के बजट जो है वो समझ ले शहर में ये जो छोटे मोटे काम हुए हैं जिसमें वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं, स्ट्रीट लाइट्स के मसले, या जो पैच वर्क है या छोटी रोड्स जो होती हैं मोहल्ले की बनाने में, ये सारे कारपोरेशन के पैसे ही लगे हैं। ये एक्चुअली बल्दियाती नुमाइंदगान के ही पैसे बनते हैं जो MPMNs ने लगाया है, क्योंकि इनको जो प्रॉपर वो फंड नहीं किया गया। मैं कि अगर हम आवाम की थोड़ी सी इंफॉर्मेशन के लिए जरा ये बात कर सके कि 400 करोड़ जो इस्तेमाल किए जाएंगे, जो आप लोग कर सकते हैं, अगर पूरी तरह से जो चीज़ें हैं आपके कंट्रोल के अंदर आ जाती हैं, तो किस तरह से इस्तेमाल किए जाएंगे आवाम की बेहतरी के लिए और आसानी के लिए? इसमें जो ये तो सिटी एरिया में पड़े हैं ना, जो जिला कौंसिल के भी इससे भी तकरीबन इसके राउंड बाउंड वो भी होंगे, क्योंकि सिटी का म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का फंड जो है जिला कौंसिल से ज़्यादा है। लिहाजा अगर वो इनको लगाने दिया जाए तो जो स्ट्रीट लाइट का काम था जो मेयर की मौजूदगी में हुआ, उन्होंने प्रॉपर पूरे शहर में स्ट्रीट लाइट का काम जो है प्रॉपर किया है। यकीन करें इसकी मिसाल नहीं मिलती। बहुत हेल्पफुल भी है जो स्ट्रीट लाइट जबरदस्त किया उन्होंने। और जो रोड थोड़ा बहुत छोटे मोटे पैच वर्क का काम है वो भी इनके ज़िम्मे था, वो भी करते थे। तो ऐसा रोड की हालत नहीं है जो अब शहर में भी है, और बाहर लिंक रोड जो भी हैं, फैसलाबाद से कोई जंग रोड है, डी कोट समुद्री रोड है, जो भी रोड है, सरगोदा रोड की मिसाल ले लें, किसी रोड पे भी चले जाएं, लेकिन जो वो पहले की निस्बत अब जो हालात हैं ना, यकीन करें अफसोस है, क्योंकि अवाम के साथ इतना जुल्म हो रहा है। जब बारिश होती है, मैं एक दिन थोड़े दिन पहले बारिश हुई है, तकरीबन 2 घंटे में नवेल्टी पोल से वर्कशॉप फटे तक गया हूँ, रोशनवाला बाईपास तक। अच्छा, इतना मुश्किल से गुजर रहा था, क्योंकि रास्ते में इतना पानी खड़ा होता है, ना पानी का कोई सिवा इन्होंने वासा वालों ने कोई प्रॉपर काम किया है, क्योंकि बारिश के जब बारिश होती है तो उससे पहले इंतजाम किया जाता है फिर प्रॉपर। लेकिन जब नून लीग की हुकूमत थी फिर भी सारे महकमे एक्टिव थे, लेकिन उससे पहले उनके ऊपर काम होता था, लेकिन ऐसा हालात नहीं थे जो पहले अब हो रहे हैं। बिल्कुल हालात बद से बदतर होते हुए नजर आ रहे हैं। और क्या चीजें होंगी आपके हवाले से भी कि जो बेहतर की जा सकेंगी, क्योंकि आई थिंक ये जानना बहुत जरूरी है आवाम के लिए कि एक दफा बल्दियात को पूरी तरह से उनके इक़दार दे दिए जाते हैं, उनको काम करने दिया जाता है, तो किस तरह से आवाम के लिए क्या चीजें बेहतर होती है नजर? बल्दियात में लेकिन जो फंड होता है वो यूनियन काउंसिल की सतह पर तकसीम होता है। मैं समझता हूँ कि हर यूसी को पैसा बराबर जाता है, हर यूसी में डेवलपमेंट होती है। अब जब से ये बल्दियात ख़त्म हुई है, ये हमारा जो फंड है ये MNA MP लगा रहे हैं। अच्छा, एक हल्के में नून लीग का MP है, एक में PTI का है। नून लीग के MP को फंड नहीं मिल रहा, वो PTI वाला लगा रहा है। तो समझता हूँ एक इलाके में तो तरक्की होगी तो दूसरे इलाके में तो कुछ भी नहीं लगा। अच्छा, वो MP भी है, वो किसी यूसी में ज़्यादा लगा देगा, किसी को बिल्कुल इग्नोर कर देगा। तो ये मतलब कि ये इंटरनल पॉलिटिक्स में अवाम जो है बगैर किसी वजह के अवाम पिस रही है, अवाम फार हो रही है। तो बल्दियात ऐसी चीज़ है जिसमें डिवाइड होकर हर गली महल्ले तक पैसा जाता है। हाँ जी, जो छोटे छोटे मसाइल हैं लोगों की दहलीज पे हल होते हैं, जो कि मैं समझता हूँ अब नहीं हो रहे। अगर दोबारा इलेक्शंस होते हैं तो क्या आपको सूरत हाल नजर आती है, अक्सरियत किसकी होगी जिले सतह पे? वो तो देखो, जिसने काम करवाना अक्सरियत उन्हीं की होनी है ना। जैसे ये गवर्नमेंट आई है, अब फैसलाबाद की हालत देख लें, कोई मेगा प्रोजेक्ट नहीं इन्होंने यहाँ अनाउंस किया। पिछली गवर्नमेंट थी, उसमें चिल्ड्रन हॉस्पिटल एक बहुत बड़ा मनसूबा था जो फैसलाबाद को मिला। स्कूल कॉलेजों में काम हुआ,
यूनिवर्सिटी कैंपस बना, जैसलमेर हॉस्पिटल बना बहुत बड़ा। अब आपके सामने है, कोई बंदा बताएगा फैसलाबाद में कोई मेगा प्रोजेक्ट आया होगा, ना रोड के हवाले से, ना कोई यूनिवर्सिटी के हवाले से, ना मेडिकल के हवाले से। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं अब्दुर्रहमान। इन फ्यूचर कोई चांसेस हैं कोई कि मेगा प्रोजेक्ट इस गवर्नमेंट की तरफ से देखने को मिले? देखिए अनान, जो इनका पेशावर में है वो नैब में चल रहा है, जो इनका इस्लामाबाद में अभी रोड का शुरू होना था वो पहले से मुतनाज़ा हो गया। जुल्फी बुखारी पे कमिश्नर अंदर हो गया। कोई भी प्रोजेक्ट शुरू होता है तो साथ में उसके जो इल्ज़ामात शुरू हो जाते हैं, साथ में नैब एक्टिव हो जाती है, साथ में FIA पकड़ने आ जाता है। ये इस्लामाबाद रिंग रोड का जो मनसूबा था, इस तरह से चीनी का इशू बना तो जहांगीर तरीन को पकड़ लिया। अब मसला यहाँ पर ये बना हुआ है कि यहाँ पर ये हुकूमत में ही माफियाज बैठे हुए हैं। ये बेसिकली कोई ना तो काम होने दे रहे हैं और ना ही जो है कोई बड़ा जो डेवलपमेंट का मंसूबा है या किसी भी तरह का उसके बारे में इनिशिएटिव लेने दे रहे हैं। देखिए फैसलाबाद में ये चल रहा था अंडरपास का मंसूबा, वो अभी तक कंटिन्यू हुआ, 3 साल हो गए, अभी तक ये 100% मुकम्मल नहीं हुआ। तो 2 साल तो बाकी रह गए हैं। मंसूबा कौन सा इनसे मुकम्मल होगा? ये डेवलपमेंट स्कीमें जो है वो बड़ी स्कीमें जो मेगा प्रोजेक्ट्स है वो ब्यूरोक्रेसी से मुकम्मल करवाने की सलाहियत ही नहीं रखते। देखिए काम तो ये इंजीनियर्स ने करना होता है, लेकिन उसकी निगरानी जो है वो इनके मिनिस्टर्स करते हैं, CM करते हैं। तो यहाँ पर चीफ मिनिस्टर की जानब से जो अदम दिलचस्पी है वो हमें बार-बार देखने में आती है। फैसलाबाद में आए, इन्होंने 13 अरब रुपया अनाउंस कर दिया, पहले 20-25 अरब रुपया अनाउंस किया था, लेकिन वो बाद में पता चला कि जो ADP में पैसे मिलते हैं, जैसे हेल्थ के ज़रिए मिलने हैं या एजुकेशन के, वो उन पैसों की बात कर रहे थे। वो प्रॉपर जो पैसे देने की बात नहीं है कि इस मद में इतने मिलेंगे या इससे इतनी डेवलपमेंट होगी। तो इसी वजह से जो MP MNAs हैं वो इनसे आजज आए हुए हैं। राजा रियाज साहब तो खुल के बोलते हैं ना, बाकी बोलते नहीं है, लेकिन अंदर से वो भी इतने ही आजज हैं। ये ईद पे हमने देखा शेख खुर्रम शहजाद या फैजुल्लाह का मौका ने कितना हाइप क्रिएट किया। तो ये हर एक के अंदर की आवाज़ यही है, लेकिन क्योंकि 2 साल हुकूमत में अभी बाकी है तो ये खुलकर बोल नहीं रहे। अपोजिशन देखें एक साइड पे लगी हुई है, इतनी तनकीद नहीं कर रही, इनके अंदर से ही जो तनकीद हो रही है। तो मेगा प्रोजेक्ट्स जो शुरू करना अनान, ये बड़ा, ये समझ लें कि बड़े दिल गुर्दे का काम होता है। जिस तरह से नैब जाते ही पकड़ लिया साबिक ब्यूरोक्रेट्स को, शहबाज शरीफ अभी अंदर रह के आए हैं, हमजा शहबाज रहे हैं, तो ये बड़ा हसन इकबाल को प्रोजेक्ट में पकड़ा हुआ। तो किस दिल से ये प्रोजेक्ट शुरू करेंगे, क्योंकि फिर आने वाली हुकूमत में फिर नैब इनको पकड़ लेगी। तो ये हमारे बड़ा मंसूबा, ये बड़ा सबसे बड़ा सेटबैक यही है कि यहाँ पर कोई मंसूबा शुरू करता है, उसके बाद उसमें कोई ना कोई बेज़ाब्तगियाँ होती हैं। ये रूटीन की बात होती है कि बेज़ाब्तगियाँ सामने आ गई, फिर उसका अडट हो जाता है। ये भी देखने में आता है कि किसी ना किसी तरफ से आ जाती हैं जब किसी को पकड़ना हो। इस पे भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद, ब्रेक का वक्त हो गया तो नाज़रीन यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। बल्दियात के हवाले से गुफ्तगू हो रही थी कि आखिरकार बल्दियात के निज़ाम को बेहतर अब किस तरह से किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इजाज़त तो दे दी गई है इस चीज़ की कि इनको बहाल किया गया है, लेकिन अब उस तरह से पोजीशन नहीं है, उस तरह से पावर्स नहीं है उनके पास जिनको यूटिलाइज़ करके आवाम की और हल्के की भलाई की जा सके। क्या मज़ीद सूरत हाल, कितनी संगीन सूरत हाल ज़िले लेवल पे बल्दियात के हवाले से अगर देखा जाए और इलाकों को देखा जाए, उसमें मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। तो जनाब, आप वाइस चेयरमैन हैं और अब ऑफिस में भी जा रहे होंगे सुप्रीम कोर्ट के अहकाम के मुताबिक, लेकिन इसके बावजूद बजट फराहम आपको नहीं किए जा रहे। अगर आने वाले जो 2-4 महीने रह गए इसमें भी बजट फराहम नहीं किया जाता तो आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी? देखिए, जो दफ्तर की बात है ना, सुप्रीम कोर्ट की बहाली के बाद दफ्तर में भी नहीं बैठने दिया जा रहा। यानी आपको आप दफ्तर भी नहीं प्रॉपर जा सके, कोई भी बल्दियाती नुमाइंदा कोई दफ्तर में भी नहीं है प्रॉपर। वो भी इनके ब्यूरोक्रेट्स वगैरह जो उन्होंने बनाई हैं उनके मुताबिक वो अभी चल रहा है, कोई उन्होंने चेंजिंग नहीं की। लिहाजा अगर ऐसे ही हालात रहे ना करेंगे तो ये वाम का साथ भी जुल्म है और बल्दियाती नुमाइंदों के भी साथ। जब इसका रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा क्योंकि उल्ट होगा, लेकिन बल्दियाती नुमाइंदे जो है वो इलेक्शन लड़ने के लिए कोई तैयार नहीं होगा आने वाले वक्त में, क्योंकि जो ऐसा ही सलूक इनके साथ सतीली माँ वाला होना है। तो लेकिन इनको फ़ायदा क्या है इतना जद्दोजहद करने की और इलेक्शन लड़ें और बाद में जो फ्लॉप कर दें ताकि इनको काम ही ना करना दिया जाए। तो जो अब अगर इस वक्त है जो
अगर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे ये काम करने दिया गया तो नेक्स्ट टाइम इसमें बेहतरी हो सकती है, ताकि भी आने वाले वक्त में इसका मुस्तकबिल बेहतर हो सकता है बल्दियात का। क्योंकि आंदा कोई हुकूमत कोई भी हो वो ऐसा नहीं इकदाम करेगी कि जो इनको ख़त्म किया जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ा कदम है जो कि पहले कभी नहीं हुआ। आज पहली बार दफ़ा जो सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया और इन्हें बहाल किया गया है। तो अगर 1-2 माह भी रहते हैं, इसके बाद अगर इन्होंने हमें अपना टंडोर पूरा करने की याद दे दी तो ये देहात एरिया और बहुत ज़्यादा इसमें जो भी कमी बताई, तरक्याती काम इतने होंगे कि सोच से ज़्यादा, क्योंकि उनकी भी हक रसी और दाद रसी हो सकती है अगर इन्हें काम करना दिया है। बिल्कुल। और गवर्नमेंट से आने वाले वक्त में क्या एक्सपेक्टेशंस होंगी? अगर कोई मैसेज दे सकते हो तो क्या मैसेज देंगे? ये मुकाफाती अमल है जी, इंसान जो बोता वो काटता है। सही। जो इन्होंने डिलीवर करना वही आवाम से लेना है। तो आपके सामने हर चीज़ तो महंगी हो गई है। एक 700 रुपये दिहाड़ी वाला जो बंदा है, जब वो 300 रुपये किलो घी खरीदेगा, 300-350 रुपये में 110 रुपये चीनी खरीदेगा, तो क्या इनको वोट देगा? मैं नहीं समझता। बल्दियात तो एक अलग चैप्टर है ना, चलो उसमें तो इन्होंने ज़ाती मतलब अनाज बना ली। बाकी आप देखें किसी भी सेक्टर में इन्होंने डिलीवर नहीं किया आवाम को। पेट्रोल की कीमतें देख रहे हैं आए दिन बढ़ रही हैं, खाने पीने की जो अशिया है उसमें रोज़ रोज़ जितना इजाफा हो रहा है, तो उससे मैं समझता हूँ जो गरीब आवाम है वो तो इनसे बहुत नाराज़ है। तो मैं समझता हूँ आपके प्रोग्राम की तरफ से कि इनको इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए, गवर्नमेंट को होश के नाखन लेने चाहिए, पंजाब गवर्नमेंट को, मरकज़ी गवर्नमेंट को। अब तो सारी गवर्नमेंट इनके पास है, बल्दियात भी इनके पास है, मरकज़ भी इनके पास है, सूबा भी इनके पास है। तो इनको चाहिए कि ये पॉलिटिक्स छोड़ के, हाँ जी, ये चोर चोर वाली इन्होंने रट लगाई, ये छोड़ के आवाम को डिलीवर करें, आवाम के मसाइल को हल करें, गरीब के लिए कुछ करें, ताकि गरीब का रहना जो है ना वो आसान हो इस मुल्क में, जो मैं समझता हूँ कि बहुत मुश्किल है। देखो हम देखते हैं दिन गली मोहल्लों में रहते हैं, आप भी इसी मुल्क में रहते हैं, जो गरीब आदमी है वो कितना पिसा हुआ आजकल। हाँ जी, तो खुदारा मैं कहता हूँ ये सोचे थोड़ा सा आवाम के साथ। चलो ये सड़कें तो चलो इनसे नहीं बननी, ना इनसे सीवरेज के मसाइल होने हैं, हल होने हैं, तो जितना फंड ये इकट्ठा कर रहे हैं या जितने इन्होंने टैक्स लगाए हैं, मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान की तारीख में इनसे ज़्यादा जो टैक्स है किसी गवर्नमेंट ने लगाए हैं। तो खुदारा इनको चाहिए कि गरीब आवाम के लिए कुछ ना कुछ करें, इनको रिलीफ दें, ताकि आने वाले वक्तों में लोग इनके लिए भी इसको सोचें। तो अगर यही हिसाब रहा तो मुश्किल है। जैसे पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं तो सारे इलेक्शन हार रहे हैं। एक इलेक्शन सियालकोट का जीत रहे हैं तो ये छोड़ जा रहे हैं ये इलेक्शन जीत गए हैं, लेकिन नहीं, वो भी ज़िमनी इलेक्शन हो रहा, जो बहुत गवर्नमेंट है जो ज़िमनी इलेक्शन लूज कर रही है, तो जनरल इलेक्शन तो बहुत मुश्किल है इनके लिए। तो बल्दियात तो जो होता है ना वो बाजू होता है। जैसे ये बल्दियात अगर पेट्रोल खत्म हो जाता तो मैं नहीं समझता जो इलेक्शन करने की पोजीशन में है, अगर कराते हैं तो मुश्किल है इनके लिए। ये एक चीज़ जो बार बार होती हुई नज़र आती है पाकिस्तान में, वो ये है कि कोई भी गवर्नमेंट या जो भी इन पावर हैं, उसके बाद जो अपोजिशन है उनके साथ हमेशा ब्लेम गेम खेल रहे होते हैं, एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगा रहे होते हैं, जी आपने ये नहीं किया इस वजह से हम नहीं कर सके। और ये अपोजिशन भी करती है और गवर्नमेंट भी करती है। तो मिलकर काम करने की और अवाम की बेहतरी के लिए काम करने की कोशिश क्यों नहीं की जाती है, बजाय इसके कि सिर्फ इल्ज़ाम दूसरे पे डाल दिया जाए और कह दिया जी इस वजह से हम काम नहीं कर सके। काम करने की कोशिश क्यों नहीं की जाती? कि पिछली गवर्नमेंट थी जी 2013 में जो बनी थी मियाँ साहब की गवर्नमेंट, हमारे मुल्क के जो मसाइल थे, दहशतगर्दी एक बहुत बड़ा मसला था, तो मैं समझता हूँ कि उसको उस वक्त वो मिल के ना चलते तो वो मसला हल नहीं हो सकता था। हमें जब ये बड़े मसले उस वक्त ही हल होते हैं जब आप गवर्नमेंट और अपोजिशन एक कौम बन के चलें। तो उस वक्त मियाँ साहब एक कौम बन के चले तो आप देखें बिजली का बहुत बड़ा मसला था वो हल हो गया, गैस का मसला था, इंडस्ट्री बंद पड़ी थी वो चल गई, दहशतगर्दी पे काबू पा लिया हमने। अब जो है गवर्नमेंट है ये किसी को लेके चल ही नहीं रही साथ, ना तो ये बल्दियात को साथ लेके चली है, ना ये किसी अपोजिशन को साथ लेके चली है। आप देखें कि ऑन द फ्लोर मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने इनको बोला था कि आप मसाके में शिरकत करें, हम आपके साथ हैं। जरदारी साहब ने भी इनको मैसेज दिया था, ये किसी को भी साथ लेके नहीं चले। तो जितने जो हमारे मसले हैं पाकिस्तान में, मैं नहीं समझता कि मिल के चलने के बगैर ये हल हो सकते हैं। तो इस पे ठीक है पॉलिटिक्स करनी चाहिए, लेकिन जो बड़े मसले हैं उनको मिल के हल करना चाहिए। अगर मिल के हल करेंगे तो उसका कोई हल है, अगर मिल के नहीं चलेंगे अपनी अपनी सियासत करेंगे तो नुकसान तो गरीब बंदे का होगा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं अब्दुल रहमान। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बावजूद भी इनको उस तरह से काम नहीं करने दिया जा रहा है।
तौहीन में अदालत के जुमरे में ये चीज़ नहीं आई, क्या इस पर कोई अदालत एक्शन नहीं लेगी? हाँ देखिए, तौहीन अदालत की रेट तो ऑलरेडी इनकी जानब से दायर की जा चुकी है, लेकिन हुकूमत रिव्यू में भी चली गई है। जो ही कोई डिसीजन आता है तो कुछ टाइम होता है हुकूमत के पास या किसी के पास भी केस के खिलाफ रिव्यू में जाने का, तो अभी अदालत में छुट्टियां हैं, रिव्यू लगेगा नहीं। तो ये एक बहरहाल जो कानूनी तकाजे होते हैं पूरे करने होते हैं, उसके बाद जब रिव्यू का भी डिसीजन आ जाएगा इनके हक में तो फिर तौहीन अदालत की रेट इन पर हो सकती है, उससे पहले उसका फ़ायदा कोई नहीं होगा। और यही इनके पास मसला है कि इनके पास टाइम बहुत थोड़ा रह गया है। 31 दिसंबर उनकी मुद्दत ख़त्म हो जाएगी, 2.5 साल इनके पहले ज़ाया हो चुके हैं। तो अब मसला ये है कि इन्होंने फिर एक और रेट की है दायर के, जो इन्हें टाइम इनका ज़ाया हुआ वो भी इन्हें दिया जाए। ये सबसे अहम रेट होगी कि क्या इस पर कोई क्या डिसीजन आता है, अदालत इसको किस तरह से देखती है। क्या हुकूमत नया इलेक्शन अनाउंस करेगी या इन्हें मुद्दत इनकी पूरी करने दी जाएगी? तो ये बहरहाल जो केस है इसके जो समझ लें कि जो इसके असरात है वो बड़े दूररास होंगे। वो आने वाले हुकूमतों के लिए भी एक तरह की जो एग्जाम्पल सेट होगी, और इस तरह से जो मौजूद है हुकूमत इनके लिए भी एग्जाम्पल सेट होगी कि किस तरह से इन्हें ख़त्म किया गया, तो फिर उनकी वजह से किन किन मसाइल का सामना करना पड़ा। अदालत इख्तियारात के हवाले से कुछ गुफ्तगू कर लेते हैं। मुशर्रफ दौर के अंदर नाज़मों को बहुत ज़्यादा इख्तियारात दिए गए थे बनिस्बत इसके कि जो इस दफ़ा चेयरमैन साहिबान को दिए गए। कौन कौन से इख्तियारात थे जो कि उस वक्त के दौर के बल्दियाती नुमाइंदगान के पास ज़्यादा थे और अब नहीं थे? हनान देखिए, यहाँ पर जो एमएनए मुशर्रफ दौर में एमएनए और जो एमपीए थे वो एक्चुअल में लेजिस्लेटर थे, कि उन्होंने सिर्फ कानून साजी करनी होती थी। और उसका नतीजा हमने देखा कि शाह महमूद कुरैशी जैसे लोग एमएनए शिप छोड़ के ज़िला नाज़म बन गए थे कि इसमें ज़्यादा फ़ंड मिलते हैं, क्योंकि ये लगाते ही फ़ंड है। ये फैसलाबाद में कई लोग जो है वो इस सियासत में आ गए थे एमपी एमएनए शिप छोड़ के ना, क्योंकि वहाँ सिर्फ कानून साजी करनी थी और इख्तियारात पास नहीं थे। इख्तियारात से मुराद के फंड्स लगाने के, गटरों के डकर लगाने के या सड़कें गलियाँ बनाने के, तो ये एक्चुअली काम बल्दियाती नुमाइंदगान का है। मुशर्रफ दौर में क्या हुआ था कि वहाँ पर जो एमएनए एमपीए लेजिस्लेशन कर रहे थे, जितनी भी डेवलपमेंट ए टू जी हो रही थी वो बल्दियाती नुमाइंदगान कर रहे थे। टैक्सेशन इकट्ठी कर रहे थे, चुंगियों से टैक्स लिया जा रहा था। ये तमाम चीज़ें जो मुशर्रफ के बल्दियाती नुमाइंदगान कर रहे थे, रोड्स बन रही हैं, सीवरेज का मसला बन रहा है। फिर एक इजलास होता था जिसमें जो ज़िला नाज़म है उसकी कुर्सी ऊपर लगाई जाती थी, उसके साथ सीपीओ या आरपीओ मौजूद होते थे, डीसी या एससी या कमिश्नर मौजूद होते थे। वो उन्हें बाकायदा ब्रीफिंग देते थे और जो नाज़मीन के सवालात हैं अमन अमान के मुतल्लिक, डेवलपमेंट के मुतल्लिक या किसी भी ब्यूरोक्रेसी के इशूज़ के मुतल्लिक, तो वो इजलास में उठ के वो पॉइंट आउट करते थे कि इस बंदे की वजह से या इस ऑफिसर की वजह से हमें मसला हुआ है। तो वो समझ लें कि पुलिस भी उनको जवाब देती, उनको डिप्टी कमिश्नर भी जवाब देते, डीसी होते थे तब, ये तमाम लोग उन बल्दियाती नुमाइंदगान को जवाब देते। कोई भी नाज़म उठ के पॉइंट आउट करता था कि इस वजह से मेरा मसला बना है या हमारे गाँव में डकैती हुई है। फिर उसमें सेटअप इस तरह से बनाया हुआ था कि टाउन थे और वो जो वाइस चेयरमैन या तब नायब नाज़म थे उनके लिए अलहदा हाउस था और जो नाज़म थे उनके लिए अलहदा हाउस था। यानी कि देही इलाकों की भी पूरी नुमाइंदगी हो रही थी, शहरी इलाकों की भी पूरी नुमाइंदगी हो रही थी। ये नहीं हो रहा था कि जो तांदल्यावाला से उधर मामू कांजन का नुमाइंदा है वहाँ पर उसकी कौन सुनेगा, वो भी यहाँ का मेंबर होता था और फैसलाबाद के जो लोग हैं शहरी इलाकों के वो भी मेंबर होते थे। बराबरी भी मौजूद थी, फंड्स की बहुतात भी मौजूद थी। उन 2002 से 4 और 4 से लेके जो 8 तक के जो सारा सेटअप रहा है उसमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है फैसलाबाद में, पूरे पंजाब में बहुत ज़्यादा हुई है। जो लोग काफली को या चौधरियों को याद करते हैं उसके पीछे ये बल्दियात ही थे कि जिनकी वजह से मेगा प्रोजेक्ट्स भी मुकम्मल हुए, जिनकी वजह से रोड्स बनी, जिनकी वजह से सीवरेज के मसले या जो भी आवाम का मसला था, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स या जो भी बात वहाँ पर सामने आती थी वो सारी की सारी चीज़ें हल हुई। और लोग एमपीएमएनए बनना छोड़ चुके थे, वो तमाम के तमाम लोगों की कोशिश होती थी ज़िला नाज़म बना जाए, टाउन नाज़म बना जाए। तो ये एक्चुअल में होता भी यही है, पूरी महज़ब दुनिया में चलता भी यूँ है कि जो बल्दियाती नुमाइंदगान है वो डेवलपमेंट का काम करवाते हैं और एमपीएमएनए कानून साजी करते हैं। यहाँ पर देखें हमारे एमपीएमएनए में कितने लोग इस कैलिबर के होंगे कि जो कानून साजी कर सकें। पूरे फैसलाबाद में जो अभी 21 एमपीएज और 10 एमएनएज हैं, 31 लोगों में से बमुश्किल जो है वो 5 लोग होंगे जो लेजिस्लेशन के लिए फिट हैं, बाकी वही गटरों के मसले वाले। अगर हम कुछ प्रोजेक्ट्स के हवाले से बात करें जो कि पिछले कुछ वक्त के अंदर पूरे किए गए हैं जब बल्दियात काम कर पा रहे थे, और उसके अलावा अवाम कितनी डिसअपॉइंटेड है या अवाम की क्या राय है, मैं ये भी जानना चाहूँगी कि क्या राय है अवाम की इस हवाले से कि बल्दियात को बहाल कर देना चाहिए और कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो कि पहले वक्तों में पूरे किए जा चुके हैं।
देखिए फातिमा, आवाम के लिए कोई भी बच्चा पैदा होता है या किसी की डेथ होती है तो उसके लिए बर्थ सर्टिफिकेट बनाना होता है या डेथ सर्टिफिकेट बनाना होता है। 157 यूसीज शहर में मौजूद थी, 189 यूसीज देही इलाकों में मौजूद थी। हर गांव में या उसके साथ एक एक यूसी मौजूद थी। इन्होंने पहले आते साथ क्या किया कि यहाँ पर 157 यूसीज ख़त्म करके 40 फील्ड ऑफिस बना दिए, यानी कि 5-5 यूसीज इकट्ठी करके एक एक फील्ड ऑफिस बना दिया। और ये हमेशा से गिला रहा है कि लोग अपना बर्थ सर्टिफिकेट का अंदराज नहीं करवाते, डेथ का नहीं करवाते, हालांकि मोहल्ले में उनकी यूसी होती है। इन्होंने यूसी उठा के मोहल्ले से दूर फेंक दी। जहाँ पे 157 यूसीज शहर को डील कर रही थी, अब सिर्फ 40 कर रही हैं। लोगों के बर्थ सर्टिफिकेट्स नहीं बन रहे, लोगों के डेथ सर्टिफिकेट्स नहीं बन रहे, कंप्लेंट्स आ रही हैं, ज़्यादा पैसे चार्ज होते हैं। पहले नाज़म बैठा होता था या चेयरमैन, वो पल्ले से 100 रुपया दे देता था ना, कोई गरीब बंदा आया है उसका सर्टिफिकेट फ्री में बना दिया या 100 रुपया लिया। अभी क्या करते हैं, वो 500-500 रुपया भी चार्ज करते हैं क्योंकि ऊपर कोई नहीं बैठा हुआ। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, मसाइल बहुत ज़्यादा हैं अब्दुल रहमान। हल इनका यही है कि बल्दियात को या तो बहाल किया जाए या इलेक्शंस फौरी करवा दी जाएँ। आप तीनों का बहुत शुक्रिया, शो के अंदर आप लोग आए और बड़े ज़बरदस्त मसाइल थे जिनके ऊपर गुफ्तगू हुई। इसके साथ नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि आजकल लोग अपनी हेल्थ को लेकर ज़रा बड़ा कॉन्शियस होते हैं और उनकी कोशिश होती है कि कुछ ऐसा खाया जाए कि घर के अंदर ही डाइट करके आप अपने वेट लॉस कर सकें। और ख़वातीन की जब भी बात की जाती है, ख़वातीन फातिमा अपनी ब्यूटी को लेकर बड़ी कॉन्शियस होती है। बिल्कुल हनान, और होना भी चाहिए, जरूरी है। और आज के वक्त में जहाँ पे इंस्टाग्राम इतना जरूरी हो गया, तस्वीरें खींचना इतना जरूरी हो गया, और आई गेस अपनी हेल्थ और फिटनेस का ख्याल रखना एक ट्रेंड बन चुका है ना। और हर लड़की की ख्वाहिश होती है कि जब वो मेकअप करे तो मेकअप रिएक्ट ना करे और उसके साथ खूबसूरत लगे। और ज्यादातर इससे भी ज्यादा ख्वाहिश जो होती है, जो मैं अक्सर लड़कियों की जुबान से सुनता हूँ, वो ये कि जनाब कुछ ऐसी जादू की छड़ी घुमा दी जाए कि जैसे ही वो घूमे मेकअप की जरूरत ही ना पड़े, स्किन आपकी ग्लो करने लग जाए नेचुरली आपके हेयर्स ग्रो करें, नेचुरली आपकी स्किन जो है वो फ्रेश लगे, आप चार्मिंग लगे। और तो इसके लिए इसमें एक और चीज़ भी तो है। आई थिंक हम लोग और तो बहुत सारी चीज़ें फिजिकल अपनी फिटनेस का तो ख्याल रख लेते हैं, लेकिन उसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो शायद हम मिस कर जाते हैं, जो कि हमारी डाइट है। क्योंकि जितनी अच्छी आपकी डाइट है उतनी अच्छी आपकी स्किन होगी, आपकी लुक उतनी अच्छी होगी, और साथ ही साथ उतने ही आप फिट और हेल्दी होंगे। क्योंकि एक्सरसाइज तो आप कर लेंगे, लेकिन डाइट के बगैर आपकी वो लुक कभी नहीं है, मुमकिन नहीं है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। वो कहते हैं ना, जो दिखता है जनाब वही बिकता है। तो दिखने के लिए आपको, वो कहते हैं कि जो आप खाते हैं वही आपके ऊपर दिखता है। तो आप जिस तरह की डाइट यूज़ करते हैं, जैसे अपने आप को रखते हैं, वैसे ही लुक्स आपकी जो है वो आती हैं। और इसके अलावा बहुत सारी और भी प्रॉब्लम्स हैं घरों के अंदर, या फिर जॉब होल्डर्स जो लोग होते हैं, जो ज़्यादा सिटिंग पोजीशन में बैठे रहते हैं और काम करने के लिए टेबल के साथ चेयर उनके रखी होती है और ज़्यादा बैठ के कंप्यूटर पे वर्क करते रहते हैं, उनके भी बैक के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, अपर शोल्डर्स के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, लोअर बैक का प्रॉब्लम आ जाते हैं, जॉइंट्स पेन करते हैं। उसके हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे और ख़ास तौर पर आज हम डाइट के हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। तो इन दोनों टॉपिक्स पे गुफ्तगू करने के लिए हमने आज जनाब अपने शो के अंदर दावत दे रखी है। हमारे साथ मौजूद होंगी नम्रा तारिक, जो कि डाइटिशियन है। तो नम्रा, अक्सर मैं आपका नाम पढ़ता हूं तो गलत पढ़ जाता हूं, मुझे माफ़ कीजिएगा। और उनके साथ साथ अबीरा हमारे साथ मौजूद होंगी, डॉक्टर अबीरा, तो फिजियोथेरेपिस्ट हैं। आपको भी वेलकम करते हैं शो के अंदर। तो शुरुआत जो करेंगे वो हम नम्रा से करेंगे। तो नम्रा, क्या कहेंगे, ग्लोइंग स्किन के पीछे क्या राज होता है? और हर लड़की की ख्वाहिश होती है कि जब वो निकले तो सूरज की शुआएं जैसे ही उसके चेहरे पे चूमे तो खिल उठे। क्या कहेंगे इस हवाले से? जैसे उन्होंने भी बात की पहले कि ये एक ट्रेंड बन चुका हुआ है कि एक हेल्दी ग्लोइंग स्किन या आपकी जो फिटनेस है, ये बहुत ज़्यादा हम लोग आजकल इसके ऊपर जो है ना वो वर्क करते हैं। तो बेसिकली सिर्फ ये नहीं होता कि आप कॉस्मेटिक्स अच्छी यूज़ कर लें या आप जो है अपना मेकअप वगैरह अच्छा कर लें, तो आप वो चीज़ एक आपकी बाद में आती है। सबसे पहली चीज़ जो है आपकी डाइट आती है, ठीक है। आपकी फिटनेस, जब आप अंदर से हेल्दी होंगे आपकी स्किन ऑटोमेटिकली ग्लो करेगी।
तो डाइट का जहाँ पे हम बात करते हैं ना, तो अक्सर औकात ये चीज़ देखने में आती है, जो चीज़ मैंने नोटिस की है अपने एक्सपीरियंस से और इस फील्ड में आके, कि हमारे पास जो लोग आते हैं ना, अक्सर जो डाइटिंग वगैरह करते हैं, डाइटिंग का जहाँ पे वर्ड आता है ना, लोग उस चीज़ में आ जाते हैं कि शायद फाका कशी करनी है, स्टारवेशन मोड में वो चले जाते हैं। बिल्कुल, उससे ये होता है कि आपका ये नहीं होता कि अगर आप स्टारवेशन मोड में चले गए हैं तो आपका वेट जो है वो बहुत फास्टली जो है वो लूज होगा, या कुछ आपका मतलब एक जादू हो जाएगा, तो आप मतलब कहते हैं कि हम मील स्किप कर देते हैं, हम सुबह का खाना खाते हैं और सिर्फ रात को जाके हम खाना खा रहे हैं। ऐसा नहीं होता। आपकी बॉडी को एक सेट कैलोरीज रिक्वायर्ड होती हैं और वो उसको चाहिए है। जब तक आप उसको वो प्रोवाइड नहीं करेंगे, आपकी बॉडी ने ऑटोमेटिकली जो है वो उसको माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज हो जाती हैं। यहाँ पर स्किन के हवाले से गुफ्तगू करते हैं। आपने कहा कि बॉडी को न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। बिल्कुल। अगर मैं चाहता हूं कि मेरी स्किन ग्लो करे, मैं मतलब चलता हुआ आऊं तो पता चले कि कुछ, वो जिसे पंजाबी में कहते हैं ना कि लालियां पखियां, तो वो अगर करना हो, किसी लड़की ने अपनी स्किन को ग्लो करना हो, कौन से ऐसे फ्रूट्स हैं, कौन सी ऐसी वेजिटेबल्स हैं, कौन सी ऐसी चीजें अगर वो इस्तेमाल करे, उससे फेस से एक्नीज भी दूर हो जाए, एग्जैक्टली डिटॉक्सिफिकेशन भी हो, और स्किन भी ग्लो करे? इसके अंदर सबसे पहले आप आ जाते हैं कि आपका जो जैसे आपने देखा होगा कि पेल कलर जो होता है ना, मोस्टली वो बहुत ज्यादा आजकल होता है फीमेल्स के अंदर, जो है बेसिकली ये होता है कि उनके अंदर एचबी जो लेवल है वो बहुत कम होता है, या आयरन जो स्टोर्स हैं वो आपकी बॉडी के अंदर कम हो रहे होते हैं, आपको एनीमिया होता है, और ये चीज जो है ये अनडायग्नोज रह जाती है। हम लोगों को पता ही नहीं होता, क्योंकि ये इतनी अवेयरनेस ही हमारी सोसाइटी के अंदर नहीं है कि ये अगर हमें डिजीज हो रहा है तो इसकी साइंस और सिम्टम्स क्या हैं, ठीक है, वो हमें पता ही नहीं होता। उस वजह से आपका पेल कलर होता है और ऑटोमेटिकली फिर आपका जो है वो स्किन वगैरह ऑब्वियसली आपकी ग्लो नहीं करेगी, आप बिल्कुल पेल या येलोइश कलर टोन जो है आपकी वो हो जाती है। इसके अंदर सबसे पहले आपने किन चीज़ों को आप जो बेसिकली फोकस कर सकते हैं, आपने डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो हैं आप उनकी तरफ लेकर चलें। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ आ जाती है, ये भी कॉन्सेप्ट है कि आप फ्रूट्स वेजिटेबल्स ले लें, फ्रेश जूसेस ले लें, डेट्स वगैरह कंज्यूम कर लेंगे, पालक की तरफ चले जाएंगे, और इससे हम लोगों को लगता है कि शायद हमारा आयरन स्टोर वो बेहतर हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता। यहां पर एक बहुत बेसिक और इंपॉर्टेंट चीज आती है आपकी मीट, जो मीट की कंजप्शन है ना, बेसिकली जिसके अंदर हम बात करते हैं मटन, बीफ और चिकन वगैरह, ये जब तक आपका पोर्शन मैक्सिमम या आपका जो बैलेंस नहीं होगा, जब तक आपके प्रोटीन एंड फैट्स प्लस इसके अंदर आयरन जो होता है वो ज्यादा होता है, ठीक है। आयरन सिर्फ क्योंकि वही बात जो मैं आपको पहले बता रही हूँ कि वेजिटेबल्स की तरफ या फ्रूट जूसेस के अंदर जो है वो बैलेंस नहीं हो आपका होगा। टू से द सोर्स जो है उसकी बायोअवेलेबिलिटी जो है आयरन की, वो मीट के अंदर जो है वो ज्यादा आपकी बॉडी को बायो अवेलेबल है, या रेड मीट के अंदर ज्यादा होती है, रेड मीट के अंदर ज्यादा होती है, यानी कि मटन फॉर एग्जाम्पल जो है, या आप बीफ की बात कर लें, तो ये आपका जो इसके जो आयरन के सोर्सेज हैं ये ज्यादा आपकी बॉडी के लिए बायो अवेलेबल है। यहाँ पे भी आपके लिए एक क्वेश्चन है कि अगर कोई ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, हाँ, तो वो क्या करे? बिल्कुल, यहाँ पे ये आप ठीक कह रहे हैं। अब ब्लड प्रेशर का पेशेंट है तो वो जरूरी नहीं है कि वो रेड मीट की तरफ जाए या कुछ ऐसा करे, वो लीन मीट की तरफ जा सकता है, लाइक चिकन आप यूज कर सकते हैं, फिश आप यूज कर सकते हैं। मीट का आपका कोई भी सोर्स होना आपकी डाइट के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है, सोर्स डेफिनेटली बहुत जरूरी है। और डॉक्टर अबीरा भी हमारे साथ मौजूद है। मैं चाहूंगी थोड़ा सा हम फिजियोथेरेपी के हवाले से भी बात करें। पिछले कुछ सालों में हमने काफी बूम और अवेयरनेस जनरेट होती हुई देखी, इवन तो दुनिया के अंदर पहले से थी, लेकिन साथ ही साथ आई थिंक हमारी सोसाइटी के अंदर भी काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी हासिल की। अगर नेक पेन या बैक पेन, स्पेशली पेंडेमिक के अंदर जो लोग घर से काम करते रहे हैं, जिनके वर्क फ्रॉम होम जिनकी जॉब रही है, आई थिंक उनको बैक इश्यूज हो गए, नेक इश्यूज हो गए, अपनी ओवरऑल हेल्थ का ख्याल रखना बहुत मुश्किल हो। क्या टेक्निक्स हैं, कोई स्पेसिफिक पोजीशंस जिनमें आप बैठें या आप पिलोज इस्तेमाल करें कि आप अपनी जो ओवरऑल स्ट्रक्चरल हेल्थ है उसको सही रख सकें? जी बिल्कुल, आजकल पॉस्चरल इश्यूज हमारे पास बहुत ज़्यादा कॉमन है। जो नेक पेन एंड अपर बैक पेन है, उसमें मोस्टली जो कॉज है वो आता है हमारे पास पॉस्चरल इश्यूज, क्योंकि 8 आवर्स to 12 आवर्स ऑलमोस्ट आपका काम होता है कंप्यूटर वर्क आपका। अगर कंप्यूटर वर्क नहीं भी है तो आप वैसे आप जब खास तौर पे आजकल कॉमन है टेक्स्ट नेक सिंड्रोम, हमारे पास ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। हर टाइम फोन पे लगे हुए हैं, हमारी जो नेक है वो फॉरवर्डली लीन होती है, तो हमारा जो पॉस्चर है वो ये प्रोट्रूडेड पॉस्चर होता है। सारा नेक के मसल्स, आपके अपर बैक के मसल्स, आपके पास हमारे पास आता है अपर क्रॉस सिंड्रोम। इसमें ना आपके जो बैक मसल्स हैं वो टाइट हो जाते हैं, जो आगे के नेक मसल्स हैं वो वीकेंड हो जाते हैं। उनकी स्ट्रेंथनिंग, स्ट्रेचिंग, ये हमारे पास ट्रीटमेंट रेजिम में आता है। सबसे पहले इसके अंदर पॉस्चर करेक्शन हमारे पास आता है कि वो सब लोग मौजूद हैं जिनको ये सिंड्रोम हो सकता है, या फिर सिर्फ वही लोग जो ज्यादा वक्त मोबाइल इस्तेमाल करते हैं? क्या
एक दो जो नॉर्मल यूजेज है, क्या उसमें भी ये इशू आ सकता है? देखिए आजकल मोबाइल यूजेज बहुत ज़्यादा है, 8 to 12 आवर्स तो कोई बात ही नहीं है। आप जब भी देखें फ्री टाइम है, सोशल मीडिया, या इवन आप ऑफिस में भी फ्री हैं, आपने फ़ोन देख लिया, वीडियोस कॉमन है। नेक्स्ट आपका आ जाता है लैपटॉप स्क्रीन पे। स्क्रीन आप जितना देर फोकस कर रहे हैं, आप कभी भी देखें हमारे आई लेवल पे कभी भी नहीं होता है। एग्जैक्टली हम मोबाइल भी यूज कर रहे होते हैं ना, यूं कर रहे होते हैं, आपके फेस के फ्रंट पे कोई चीज भी मौजूद नहीं, क्योंकि कोई भी मोबाइल ऐसे हाथ उठा के इस्तेमाल नहीं करता, तो उसकी वजह से दैट्स व्हाई कि आपके शोल्डर स्टिफ हो जाते हैं। आपके मसल सबसे पहले इंगेज होते हैं। इसके अंदर हमारे जो कुछ मसल्स हैं, नेक्स्ट के चेस्ट मसल्स हैं, पेक्स मसल्स हैं, वो हमारे पास टाइट हो जाते हैं। क्रॉस में आता है हमारे पास जो नेक के ट्रेपीजियस मसल्स हैं, वो मोस्टली टाइट होंगे। नेक्स्ट हमारे पास आगे के जो नेक मसल्स हैं, यहाँ पे डीप फ्लेक्सर मसल्स हैं, वीक हो जाते हैं। देन हमारे पास अपर बैक के जो लोअर बैक के मसल्स हैं, वो साथ हमारे पास वीक हो जाते हैं, क्रॉस में आता है। तो हमारे पास ये चीज़ है, अभी हमारे पास मसल्स जो हैं शॉर्टन हो रहे हैं, और जो एक मसल्स हैं वो लेंथन हो रहे हैं। तो हमारे पास इसके लिए स्ट्रेंथनिंग दोनों मसल्स की जरूरी है, दोनों ग्रुप ऑफ मसल्स की। अच्छा, समटाइम अबीरा ऐसे भी तो होता है ना कि जब कोई शख्स सो के उठे तो डिफरेंट बॉडी पेन्स हो रही होती हैं, किसी को कमर की होती है, किसी को शोल्डर की होती है, तो ये क्यों होता है कि आप पोस्चर अपना ठीक नहीं रखते सोते हुए, उसकी वजह से? नेक पेन हमारे पास कॉमन यही है कि हम लोग ज्यादा हाई पिलो ले रहे हैं या फिर ज्यादा ही लो पिलो ले रहे हैं। इसमें हमारे पास जो आइडियल पिलो की लेंथ है वो हमारे पास आती है अकॉर्डिंग टू हाइट, मोस्टली 4 to 6 इंचेस आती है, बट ये आपका अकॉर्डिंग टू हाइट होती है। इसमें आपकी स्पाइन स्ट्रेट रहनी चाहिए, इतना पिलो की हाइट हो कि आपकी स्पाइन स्ट्रेट रहे, प्लस आपके नेक जो है वो न्यूट्रल पोजीशन में रहे। और सबसे बड़ी जो हम लोग मिस्टेक करते हैं, हमारे शोल्डर्स पिलो से नीचे होते हैं। हमारे जो शोल्डर्स हैं वो पिलो के ऊपर सपोर्टेड होने चाहिए। इसी तरह हमारे पास जो सुबह उठ के कहते हैं हमारी नमनेस हो रही है या इस तरह से हो रहा है, वो मोस्टली आपके पास आयरन डेफिशिएंसी होती है। आयरन डेफिशिएंसी, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है, तब भी आपको सुबह उठ के यहाँ पे न्यूरोपैथी में आपके पास जिसमें नर्व्स इन्वॉल्व है, नसों में जो प्रेशर। फातिमा, आयरन डेफिशिएंसी हमारे यहाँ इतनी ज्यादा पाई जाती है कि अगर आप दूसरी कंट्रीज के साथ इसे कंपेयर करें, आयरलैंड में अगर आप देखें तो एवरेज हाइट वहाँ के लोगों की 6 फीट, लड़कियों की एवरेज हाइट 6 फीट है। यू कैन इमेजिन कि वहाँ पे लड़कियाँ किस तरह की होंगी, 6-6 फीट की लड़कियाँ हैं और लड़कों की 6.5 फीट की। उसकी वजह क्या है कि वहाँ पे आयरन फोर्टिफाइड फूड यूज किया जाता है, ब्रेड्स के अंदर हो या किसी भी चीज के अंदर हो। आयरन डेफिशिएंसी आपके ग्रोथ हार्मोन्स को एक्टिव करता है। बिल्कुल ऐसे ही होता है। तो मेरा ख्याल है फातिमा, ये नम्रा से पूछना के चाहिए। लिए आई थिंक अब ये सवाल डायरेक्टेड होगा कि किस तरह से, क्योंकि आई थिंक दोनों इश्यूज जो हैं जो आपको फिजिकल इश्यूज फेस करने पड़ते हैं, वो एक्चुअली इन अ वे आपकी डाइट से कनेक्टेड होते हैं। तो अगर हम आयरन के हवाले से बात करें, कुछ सोर्सेज तो हमने बात की, क्या सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल भी किया जा सकता है? जिस तरह हनान ने भी बात की फोर्टिफाइड फूड, क्या वो भी एक ट्रेंड होना चाहिए पाकिस्तान? होना चाहिए। देखिए, जब तक जैसे मैंने बात की कि ये बिल्कुल अनडायग्नोज्ड रह जाती हैं, क्योंकि हमें उसके साइंस और सिम्टम्स का ही नहीं पता होता। हमारी सोसाइटी में इतनी अवेयरनेस ही नहीं है कि ये चीज़ हमें हो रही है तो ये क्यों हो रही है। अमूमन हमें अलामात का ही नहीं पता होता। तो जहां पर आप बिल्कुल एक स्वेयर माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी की तरफ जा रहे हैं, आपको आयरन बहुत स्वेयर किस्म का एनीमिया है, तो आपको ऑब्वियसली सिर्फ आप डाइट से उसको क्योर नहीं कर सकते हैं, आपको साथ सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं। या जिस तरह आपने बात की कि जो फोर्टिफाइड सीरियल्स हैं आप वो यूज करें, ठीक है। हमें फ्लोर जो है वो फोर्टिफाइड मिल जाता है, डिफरेंट सीरियल्स हैं वो हमें फोर्टिफाइड मिल जाते हैं, मिल्क है वो हमें फोर्टिफाइड मिल जाता है। चेक किया जा सकता है कि कोई अगर फोर्टिफाइड है या नहीं है? क्या कोई ये आपको डिपार्टमेंटल स्टोर्स के ऊपर वो जो इंग्रेडिएंट लिस्ट है, सबसे पहले आप कोई भी चीज लेने जाते हैं उसके ऊपर आपने सिर्फ उसका नेम या उसका ब्रांड नहीं देखना होता। ये हम लोग जो है बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं कि हम लोगों ने कुछ भी लेने जाना है, आप बेशक फूड की बात कर लें, कॉस्मेटिक्स की बात कर लें, किसी भी और चीज की बात कर लें, हमने जो ब्रांड नेम होता है सिर्फ वो देखना होता है, वो इंपॉर्टेंट नहीं होता। इन चीजों के अंदर आपने इंग्रेडिएंट लिस्ट को देखना होता है। इंग्रेडिएंट्स को जब आप देखेंगे उसके अंदर आपको पता चलेगा, वहां पे मेंशन्ड होता है क्लियरली कि ये फोर्टिफाइड विद आयरन है, कैल्शियम है, विटामिन डी है, वो चीज वहां पे मेंशन होती है। फिर एक मिस्टेक जो हमारी सोसाइटी में बहुत ज्यादा प्रिवेल करती है, हम लोग जो करते हैं, हम लोग चाय और कॉफी वगैरह का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, विद मील्स इस्तेमाल करते हैं। उससे भी ज्यादा बड़ी जो हम गलती करते हैं कि हमने यहां पर अपनी मेजर मील ली है। आप ब्रेकफास्ट की बात कर लें, एक तो ब्रेकफास्ट हमारा होता ही बहुत ज्यादा लेट है, हमारी कोई ब्रेकफास्ट की टाइमिंग्स ही नहीं है, ठीक है। उसकी वजह से आपका मेटाबॉलिज्म वगैरह बहुत जो है वो स्लो हो जाता है। ये तो फिर ठीक कह रही है। हाँ, फिर जो आपने ऊपर से कोविड है, ठीक है, कोविड से ये होता है कि हमारी रूटीन बहुत ज्यादा मेस्ड अप हुई है, हमने बिल्कुल लेट उठना है, ब्रेकफास्ट हमारा और ज्यादा लेट हो जाएगा, और उसके अंदर फिर क्या होता है कि आपने एग्जैक्टली ब्रेकफास्ट लिया है, उसके एग्जैक्टली फौरन बाद जो है आपने साथ चाय या कॉफी पी ली है।
चाय और कॉफी पीने से क्या होता है कि आपका जो डाइट आपने बेशक उसके अंदर अगर आपने लाइक ये मीट की अगर मैं फॉर एग्जांपल बात कर लूं, अगर आपने कबाब की फॉर्म में लिया है, वैसे पुलाव की फॉर्म में किसी भी तरह आपने लिया है, उसके एग्जैक्टली फौरन बाद अगर आप चाय पी लेते हैं या कॉफी पी लेते हैं तो वो क्या करता है कि आपका जो आयरन है उसके साथ बाइंड करता है और उसको बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर देता है। वो बॉडी के अंदर आयरन को एब्जॉर्ब ही नहीं होने देगा। ग्रीन टी ले सकते हैं, लेकिन वो भी आपने एग्जैक्टली फौरन बाद नहीं लेनी। एटलीस्ट आप 15 to 20 मिनट्स का ब्रेक दें उसके अंदर। और चाय आज तो मुझे एक नई चीज सीखने को मिली है आपसे। बिल्कुल, इसमें कितनी सदाकत है कि चाय पीते हैं तो वो मतलब आयरन किस तरह से उसके साथ बाइंड ये करते हैं? जिस तरह इसके अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं, कुछ कंपाउंड्स होते हैं जो आपका इसके अंदर, इस तरह कैफीन की हम बात करें, बाइंडिंग कंपैटिबिलिटी उसकी होती है आयरन के साथ। उसने बाइंड कर जाना है और ऑब्वियसली जब वो बाइंड कर गया तो उसने बॉडी के अंदर आपको उसको एब्जॉर्ब ही नहीं होने देना। निकोटीन बाइंड करता है आयरन के साथ। निकोटीन भी, कैफीन भी। अगर आप चाय की बात करें तो उसमें कैफीन आ जाती है, ठीक है। ये आपका आयरन के साथ बाइंड कर जाता है वो और बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर जाएगा। आप बड़े खुश हो जाएंगे जी मैंने तो, अगर मुझे आयरन की डेफिशिएंसी है, मैंने कबाब खा लिया जिस मील में, उसके बाद मैंने जो है कोई लाइक स्पिनच वगैरह ले लिया है या कुछ भी आपने ऐसा आयरन का स्टोर तो मैंने ले लिया, आप इस चीज पे खुश हो गए। लेकिन गलती आप क्या कर रहे हैं कि आप उसके एग्जैक्टली फौरन बाद चाय कॉफी वगैरह पी रहे हैं। उससे क्या होता है कि वो सारा जो आयरन आपने लिया हुआ है आपको नहीं पता इस चीज का, लेकिन वो सारे का सारा आयरन जो आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो गया, मतलब एब्जॉर्ब भी नहीं हुआ। हम पहले बात कर रहे थे पोस्चर्स के हवाले से। इंटरनेट पे अगर आप देखें तो आपको यही मिलता है कि मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं अपना पोस्चर बेहतर करने के लिए आप कोशिश करें कि अपनी आंखों का इस्तेमाल करें, रादर देन कि आप अपनी नेक को झुका रहे हैं या आप अपनी डिफरेंट तरह से आप अपने आप को बेंड करें, जिसकी वजह से ऑब्वियसली आपको बैक पेन, नेक पेन की तरह की चीजें होती है। कि आंखों का इस्तेमाल करें। अगर मोबाइल आपका थोड़ा नीचे भी है तो अपनी आंखों को झुका लें रादर देन कि अपने सर को झुकाएं। क्या इस टेक्निक को इस्तेमाल किया जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। पोस्चर करेक्शन हमारे पास फर्स्ट रेजीम होती है ट्रीटमेंट की। अब हमारे पास पोस्चर करेक्शन, आप नेक की बात करें तो हमारे सबसे पहले जो शोल्डर है ये प्रोट्रूडेड होते हैं ऑलमोस्ट। जब भी हम बैठेंगे ऐसे बैठेंगे टेबल के ऊपर, कभी भी हम बैक स्ट्रेट करके नहीं बैठेंगे। अगर हम पेशेंट्स को कहें भी आप बैक स्ट्रेट करें, वो कहते हैं हमसे ज़्यादा देर बैठा नहीं जाता, थक जाते हैं। वो इसी वजह से होता है क्योंकि हमने उस चीज़ को अपना पैटर्न बना लिया हुआ है। लाइफ लॉन्ग हमारी पैटर्न है, उसको ब्रेक करना वो मस्ट है। इसके अलावा हम लोग रिकमेंड करते हैं अपने टेबल, अपने चेयर की हाइट इसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करें। फॉर एग्जांपल आपका लैपटॉप है सामने, तो हम अपने टेबल की हाइट और चेयर की हाइट उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लें। इसके अलावा हमारे पास एक स्टैंड मिलता है, लैपटॉप स्टैंड या हमें बुक स्टैंड उसे कहते हैं। उसकी हाइट हमारे आई लेवल पे हम लोग एडजस्ट करते हैं। वो ऑलमोस्ट हमारे पास 60 डिग्री पे हम लोग कहते हैं रिकमेंड यानी कि ऐसे नहीं होना चाहिए कि आप अगर लैपटॉप इस्तेमाल करें या कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप झुक के कर रहे हो, आप स्ट्रेट आपके आई लेवल पे होना चाहिए। प्लस एंगल हमने बताया 60 डिग्रीज ऑलमोस्ट होता है। आइडियल नहीं सिचुएशन कह सकते क्योंकि हम लोग अकॉर्डिंग टू हाइट लेके चलते हैं उसके ऊपर। एर्गोनॉमिक्स प्लस हमारी आगे फिजियोथेरेपी की मजीद फील्ड्स हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, एर्गोनॉमिक्स की फील्ड है। उनका काम ही यही है कि उन्होंने आपके टेबल, चेयर, ऑफिस की सब अलाइनमेंट्स अकॉर्डिंग टू योर हाइट आपने उन्होंने एडजस्ट करके देनी होती हैं। प्लस एर्गोनॉमिक्स में हमारा सारा यही आता है कि हमने सारे सिस्टम्स को, हमारा जो बैक का पोस्चर है, हमारे लेग का पोस्चर है, इसी तरह हम लोग लेग के लिए, फुट्स के लिए रिकमेंड करते हैं कि हम लोग फुट रेस्ट के ऊपर पाँव रखें। हवा में पाँव लटकाएंगे आपको सुनपन की शिकायत आएगी ही आएगी क्योंकि आपके नर्व्स के ऊपर, नसों के ऊपर कंप्रेशन जा रहा होता है। तो हमने हमेशा हम लोग ये कहते हैं क्रॉस सिटिंग में कभी ना बैठे। अभी देखिए अभी हम ऑलमोस्ट सारे क्रॉस सिटिंग में बैठे हुए हैं, तो ये वो नर्व्स पे कंप्रेशन आपका आएगा, इसीलिए फिर आप कहते हैं नमनेस हो रही, ये सब कंप्लेंट्स आ रही है, वो पोस्चर इशू और सिर्फ आप हैं जो बिल्कुल सही पोस्चर में बैठे हुए हैं। रियली अप्रिशिएट दैट। इसके अलावा भी अगर बात करें, हील्स बड़ी कॉमन है ऑफ कोर्स। आई थिंक आजकल स्पेशली ज्यादा हाँ मुझे आना पड़ेगा आई थिंक बिकॉज ये काफी सारी फीमेल्स की कंसर्न होती है। हील्स के हवाले से अगर बात करें तो कई दफा सुनने में आता है, लेकिन आई थिंक ये कोई डेफिनेट, मैं चाहती हूँ आप ये बात बताएं कि क्या इसमें कोई सच्चाई है कि हील्स पहनने से आपका पोस्चर भी इफेक्ट होता है और आपको जैसे जैसे आप एज करते हो आपकी जो बोन्स हैं, बोन का स्ट्रक्चर भी डैमेज होता है? हील्स से हमारा मोस्ट कॉमन तो ये है कि हमारे जो आर्च है, आप फुट की आर्च देखें ना, हमारे पास जितनी आप हाई हील्स पहनेंगे उतनी फुट की आर्च हमारे पास इंक्रीज होती जाएगी। जितनी फुट की आर्च इंक्रीज होगी उतना हमारा लोअर बेयरिंग में हमारा काम मुश्किल होता जाएगा। आप देखिए जितना हमारा वेट है बिल्कुल लो पहनी है मैंने। वैसे आपने नहीं पहनी हुई? लो पहनी है मैंने। लो है जी। अच्छा, इससे कितना नुकसान होता है? आपके काफ मसल, सबसे पहले लोअर लिम्ब के, आपके लेग के काफ मसल्स आपके इफेक्ट होते हैं। कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में जाएंगे आपको पेन होना शुरू हो जाएगा। कि आप बहुत ज्यादा देर ना पहने। बहुत नहीं, मगर जो डेली पहन रही हैं, जो फीमेल खासतौर पे वर्किंग लेडीज हैं, उनका तो पहनना जरूरी हो जाता है एक तरह से। वो रिकमेंड हम करते हैं कि आप लो पहन लें,
ज्यादा हाई हील्स ना पहने, हाँ। तो वो काफ यानी मसल्स कि पे क्योंकि ब्लॉक अफेक्ट करते हैं। हील्स फॉर एग्जांपल जो जी, आपको block पता है heels थोड़ी पे चले छोटी जाएं। होती है, वो आप कर सकते हो। कोशिश करें उसकी तरफ जाएं, क्योंकि आपके मसल्स स्पैज में जाएंगे, आपको ऑटोमेटिकली रात को फिर ये उस टाइम नहीं हमें अंदाजा होता। जब हम रात को रेस्ट मोड पे जाएंगे तब हमें अंदाजा होता है कि हमारा इतना पेन हो रहा है जिस तरह से। वो मेन यही होता है कि पोस्चर इश्यूज होते हैं या हमारे जो फुटवेयर हैं उनमें इश्यूज आ रहे होते हैं। अच्छा, समटाइम ये भी तो होता है ना कि खवातीन जो होती हैं वो उनको कॉन्शियस भी होती हैं अपनी ब्यूटी को लेके, हील्स भी पहननी है, सब कुछ करना है। इसमें भी कोई आप तरीका बता सकते हैं? कुछ हील्स ऐसी भी तो होती है ना कि जिनका आगे से भी सोल मोटा होता है, पाँव लेवल में होता है, लेकिन फिर भी आपको फील होता है। कुछ जॉगर्स भी आते हैं लड़कियों के। जॉगर्स इसमें हम लोग मोस्टली रिकमेंड करते हैं कि सॉफ्ट सोल होती है, जो अभी तो वैसे तो डायबिटिक मेडिकल शूज भी काफी आ गए मार्केट में, तो वो पहनने की कोशिश करें। इसके अलावा हम लोग ये रिकमेंड करते हैं, बेस्ट ये है कि आप जैसे आपका 8 आवर्स वर्किंग टाइम है, तो आप कोशिश करें कि 1 to 2 आवर्स ब्रेक आप जरूर लें, थोड़ा सा चहलकदमी करके आए, या फिर हम लोग एक सिंपल एक्सरसाइज बताते हैं, अपने घुटने को सीधा करके पाँव को अपनी तरफ मोड़ें। बेस्ट एक्सरसाइज है ये आपके काफ मसल्स के लिए। जितना आपका प्रेशर आ रहा है आपका काफ मसल्स पे डायरेक्ट आ रहा है ड्यू टू हील्स, देन आपके हैम्स और आगे मसल्स आपके जो हैं वो स्ट्रेच होते जाते हैं। तो आप सिंपल पाँव को मोड़ें अपनी तरफ को, ये आपके पास काफ का स्ट्रेच होता है। ये आप करें 10 टाइम्स होल्ड करके, तो आपका काफी इफेक्टिव होता है ये। अच्छा, मसल अगर पुल हो जाए जी जी, उसके लिए क्या करना चाहिए? एक्सरसाइज के दौरान हो या फिर अचानक हो जाता है समटाइम? इसमें हमारे पास 2 फेजेस आते हैं, एक्यूट फेज और क्रॉनिक। अगर तो हमारे पास जो मसल पुल है वो मोस्टली एक्यूट फेज में आता है, तो उसमें जिस तरह हम लोग जिम्स में करते हैं, तो जिम्स में आपने गलत वेट उठा लिया, ज्यादा वेट उठा लिया कैपेसिटी से, या गलत एंगल में उठा लिया आपने, तो मसल पुल हो जाता है। उसके लिए हम लोग फौरन से आइसिंग की तरफ जाते हैं। प्राइस एक फॉर्मूला है हमारा जो हम लोग फॉलो करते हैं, प्रोटेक्शन, रेस्ट, आइसिंग, कंप्रेशन एंड एलिवेशन। इसके अकॉर्डिंग हम लोग चलें तो हम लोग सबसे पहले हमने उसको मसल को बचाना है, देन नेक्स्ट हम उसको आइसिंग करेंगे। आइसिंग से आगे क्या करेंगे ये जानेंगे आपसे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद, ब्रेक का वक्त हो गया है। तो नाज़रीन यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। और मुझे ये एतमाद दिया फाइजा ब्यूटी क्रीम ने। फाइजा ब्यूटी क्रीम, पहचानो खुद को। A product by Punya Brothers. दिल की उम्र दिल को खुश रखने में है, और दिल को खुश रखना है तो इस्तेमाल कीजिए गोल्डन घी एंड कुकिंग ऑयल। गोल्डन घी एंड कुकिंग ऑयल आपकी सेहत का जामिन। आज ही मूली वॉशिंग पाउडर का 1 किलोग्राम पैक खरीदें, जीतें बेशुमार कीमती इनामात। खुशबुओं की तरह, तितलियों की तरह, जिंदगी बनके तुमसे सलवा में पकाएं, बस फिर खाते ही जाएं। अब नेस्ले बुनियाद के एक सैशे से बने 20 रुपए में ताकत भरा ग्लास, इजाफी आयरन और विटामिन सी के साथ, और इसके 2 सैशे रोजाना आयरन की 60% जरूरियात को पूरा करने में मदद करते हैं। नेस्ले बुनियाद, बेहतर जिंदगी की मजबूत बुनियाद। अब अपना फर्नीचर या सोफा लेने से पहले डायमंड सुप्रीम फोम का इनसाइड टैग देखना न भूलें। सुप्रीम, नंबर 1 क्वालिटी फोम। वेलकम बैक। सिटी एट 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले बात कर रहे थे न्यूट्रिशन और आपकी फिजिकल हेल्थ के हवाले से, क्योंकि आप लोग हमारे लिए बहुत खास हैं, बहुत अजीज हैं। हम चाहते हैं कि आप फिजिकली भी फिट हो, मेंटली भी फिट हो, और आपकी डाइट ऑन स्पॉट हो, और ऑफकोर्स आपकी स्किन चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, ऑफकोर्स हम चाहते हैं कि अच्छी लगे। नम्रा हमारे साथ है जो कि न्यूट्रिशनिस्ट है। मैं चाहूँगी नम्रा अगर थोड़ी सी अब हम इस हवाले से बात करें कि दूध, आई थिंक आजकल मिल्क ऐसी चीज़ हो गई है जो कि हम बड़े कैजुअली लेते हैं। एक तो कैल्शियम की इंपॉर्टेंट सोर्स है जो कि आई एम श्योर आप मेरे से बेहतर जो है डिस्क्राइब कर सकेंगी। कितना ज़रूरी है बच्चों के लिए और एडल्ट्स के लिए, चाहे वो मर्द हो चाहे औरत हो, कि उनकी डाइट का पार्ट जो है डेयरी लाजमी तौर पे हो, फिर चाहे वो मिल्क इटसेल्फ हो या योगर्ट हो, कितना ज़रूरी? दूध और दूध से बनी अशिया, जिनमें हम दही की बात कर लें, लस्सी की बात कर लें, या टोफू जो है आजकल बहुत ज़्यादा है, हमारी सोसाइटी में इतना नहीं वो करता, लेकिन ये बहुत ज़्यादा एक अच्छा रिच सोर्स है। चीज़ भी आ जाता है इसके अंदर, बहुत रिच सोर्सेज हैं कैल्शियम के, विटामिन डी के, बाकी जो इसमें विटामिन या मिनरल्स आ जाते हैं बहुत सारे जिनका हमें पता भी नहीं है, और ये हमारी डाइट के लिए जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब जैसे आपने बात की कि बच्चों के लिए और बड़ों के लिए इसकी जो है कंजम्पशन ये वेरी करती
करती है, ठीक है। बच्चों के लिए जो है अमाउंट ये डिफर करेगी, और जो एल्डर हैं आपके पर्सन, जिस तरह आप बेशक मेल्स की बात कर लें, फीमेल्स की बात कर लें, उनके अंदर जो है इसकी अमाउंट जो है वो सेपरेट जो होती है, डिफर करती है। इसमें अगर हम बच्चों की बात करें तो उनको ज़रूरत होती है, ठीक है। वो अगर 3 से 4 ग्लास भी अगर डेली के पी लें तो दैट इज़ वेल एंड गुड, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं एल्डर पीपल की, जिसके अंदर हमारे अंदर एजेड जैसे हम बात करते हैं कि उम्र रसीदा अफराद जो हैं वो आ जाते हैं, हमारे अंदर सोसाइटी के अंदर क्या प्रिवेल करता है कि हमने रात को सोने से पहले दूध पीना है। बेशक आप वो मिल्क शेक की फॉर्म में ले लें, आप थोड़ा सा उसको ल्यूक वार्म जरा नीम गर्म करके उसको ले लें, किसी भी फॉर्म में लेना है, लेकिन आपने एग्जैक्टली बेड टाइम के ऊपर, बेड के ऊपर अक्सर औकात बैठे हुए हमने दूध पीना है, या सोने से मतलब आपके 10-15 मिनट पहले हम दूध पी रहे होते हैं। बच्चों की हद तक ये बात ठीक है, उनको जरूरत होती है, वो ले सकते हैं। लेकिन जैसे ही आपकी एज 25-30 क्रॉस करती है, आप कभी भी दूध रात को सोने से पहले एग्जैक्टली बेड टाइम पे आप नहीं लेंगे दूध कभी भी। उसकी वजह से, जिस तरह भी हमने जॉइंट पेन की बात की या नेक मसल वगैरह जो आपके स्टिफ हो जाते हैं, ये इस वजह से होते हैं। उसका क्या प्रॉब्लम होता है, इसके अंदर फैट, क्योंकि दूध जो है हमने तो एक पानी का ग्लास समझ के दूध पी लेना है, लेकिन ये एक मुकम्मल ग़िज़ा है। इसके अंदर आपको कार्ब्स भी मिलते हैं, प्रोटीन्स भी होता है, फैट भी होता है, कैल्शियम, विटामिन डी, ये एक मुकम्मल ग़िज़ा है कि लाइक अगर आप रोटी मील वगैरह नहीं भी ले रहे हैं ना, आप 1 ग्लास फुल फैट जो मिल्क होता है वो ले लें तो ये आपकी कैलोरीज पूरी कर देगा, ठीक है। मैं कैलोरीज की बात कर रही हूँ, वो आपकी पूरी कर देगा। लेकिन अब जहां पर हम थोड़ा सा जैसे ही आपने एजड हो जाना है थोड़ा सा, तो आपने इसको रात के वक्त में नहीं लेना। उससे क्या होगा कि आपका वो सारे का सारा जो फैट परसेंटेज है बॉडी के अंदर स्टोर हो रहा है, आपकी कोई एक्टिविटी नहीं है उस वक्त में, आपने सो जाना है। बेशक आप लेट भी सो रहे हैं, लेकिन आप बैठ गए, आप मोबाइल वगैरह यूज कर रहे हैं, जाग रहे हैं, जो भी आपकी कोई एक्टिविटी है, लेकिन आप कोई मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, वो सारे यहाँ पे मेरी एक करेक्शन कीजिएगा, मैंने जो साइंस पढ़ी या मैंने जो सुनी उस हवाले से मैं थोड़ा सा पूछना चाहूंगा। ये कहा जाता है कि बेड टाइम पे खास तौर पे एथलेटिक्स में मिल्क को लेना बहुत जरूरी होता है। गालबन आइसोल्यूसिन या किजीन प्रोटीन इसके अंदर होती है, जिसकी डाइजेशन बहुत स्लो होती है। और जब आप 10 आवर्स का या 8 आवर्स का नैप ले रहे होते हैं तो उसमें आपकी बॉडी स्टार्विंग फेस में होती है। 8 से 10 घंटे आपकी बॉडी कुछ नहीं खाती, तो फिर आप आपने जो मिल्क कंज्यूम किया होता है उससे प्रोटीन आपको स्लोली डाइजेशन के जरिए ऑल ओवर द नाइट आपको मिलता रहता है, जो कि आपके मसल साइज को गेन करने के लिए फिजिबल जो होता है। अगर आप नहीं लेते तो उससे आपको प्रॉपर जो न्यूट्रिशन है वो वैल्यू बॉडी की पूरी नहीं हो पाती। ऐसा नहीं होता। अगर आप बैलेंस डाइट ले रहे हैं ना, बात आ जाती है बैलेंस डाइट की। सबसे पहले आपने कुछ भी, अगर आप एथलेटिक्स की बात करें, वो डाइट प्लान्स भी फॉलो कर रहे होते हैं। ऑब्वियसली उनकी ये रिक्वायरमेंट होती है कि एक सेट आपकी इतनी परसेंटेज होनी चाहिए बॉडी फैट की, और हर चीज जो है वो एक प्रॉपर सेट प्लान फॉलो कर रहे होते हैं। उनका एक्टिविटी फैक्टर बहुत ज्यादा होता है, ट्रेनिंग्स हैं, ग्राउंड के अंदर है, हर चीज जो है वो आ जाती है, सिर्फ एक फैक्टर नहीं होता। आप डाइट जो फॉलो करें, आप सबसे पहले उसमें ये देखें कि क्या वो बैलेंस्ड है, उसके अंदर प्रोटीन्स, कार्ब्स, फैट परसेंटेज, हर चीज आपकी XYZ जो विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, वो बैलेंस्ड है या नहीं है। ये चीज है पहली यहाँ पे सीखने वाली। अगर तो आपकी बैलेंस्ड है तो इसकी कोई इतनी खास जरूरत ही नहीं है कि आप रात को एग्जैक्टली सोने से पहले जो है वो दूध पिएं। अब वही बात जिस तरह मैंने आपसे कहा कि 30 या 25 की एज तक आप उसको ले सकते हैं, वो आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही आप एज करेंगे, वो सारे का सारा जो फैट परसेंटेज है वो आपकी बॉडी के अंदर स्टोर होता जाएगा, ठीक है। अगर आपको बहुत ज्यादा जरूरत है भी तो फिर आप स्किम मिल्क की तरफ जाएंगे, ताकि आपका जो फैट परसेंटेज है वो आपका उसके अंदर कम हो। और क्योंकि असल मसला ये आता है कि उस वक्त में आपकी कोई एक्टिविटी नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी तो होते हैं ना कि मिल्क डाइजेस्ट नहीं कर पाते। हाँ, लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं, लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं। उनके लिए होते हैं और उनके लिए क्या हाल है? वो उनके अंदर जो एक हमारे पास एंजाइम होता है लैक्टोज, ठीक है, लैक्टेज, ये जो होता है आपकी बॉडी के अंदर डेफिशिएंट होता है उन पर्सन्स के अंदर। तो वहां पर जो होता है हम लोग लैक्टोज फ्री जो मिल्क होता है वो हम रेकमेंड करते हैं। तो उसके अंदर भी ये नहीं होता कि आपको विटामिन, क्योंकि बेसिकली हमने लेना तो कैल्शियम है, विटामिन डी है, और बाकी सारे सोर्सेज के लिए हमने मिल्क जो है उसको कंज्यूम करना है। लैक्टोज फ्री मिल्क के अंदर भी आपको सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। सिर्फ ये होता है कि आपका जो लैक्टोज इंटॉलरेंट पर्सन है वो नॉर्मल मिल्क नहीं इस्तेमाल कर सकता, तो वो ये वाला मिल्क जो है वो यूज कर ले। ये चीज होती है उसके बिल्कुल। और अबीरा मैं चाहूंगी कि अगर हम थोड़ा सा डिस्कस कर सके, स्पेशली डिफरेंट तरह की, जैसे जॉइंट पेन्स की हम बात करें तो बहुत सारे लोगों को एक्सपीरियंस करनी पड़ती है। और सर्दियों के अंदर, जो कि ऑफकोर्स 2 महीने अक्टूबर नवंबर तक हमारे भी मौसम जो है वो तब्दील हो जाएगा पंजाब के अंदर, फैसलाबाद के अंदर,
और कई दफ़ा एक्सपीरियंस करना पड़ता है, डिफरेंट तरह के स्ट्रेन्स हो जाते हैं, जॉइंट पेन, कोई पुरानी कोई चोट लगी हो वो दोबारा से दर्द होने लग जाती है, उसके लिए किस तरह से अपने आप को इन चीज़ों से बचाया जाए? स्पेशली जो लोग वर्कआउट करते हैं उनको भी डिफरेंट तरह की स्ट्रेन्स हो जाती है, इवन तो वो नॉर्मल रूटीन में कर रहे होते, वार्म अप भी कर रहे थे, लेकिन क्यों, क्या वजह होती है इसके पीछे कि वो स्ट्रेन्स दोबारा होने लग जाती हैं? आप देखें जिस तरह से विंटर सीजन में हमारे पास टेम्परेचर माइनस में कम जाता है, उसमें हमारे पास क्या होता है, मसल जो है वो हीट के साथ थोड़ा सा रिलैक्स्ड होते हैं मसल्स, वेजोडाइलेशन हो रही है, ब्लड सप्लाई अच्छी है वहाँ पे, तो मसल्स रिलैक्स फॉर्म में होंगे। जिस तरह हमारे पास, जिस तरह हम आइसिंग का फिनोमिना लें, उसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, वेजो कंस्ट्रिक्शन कर रहे हैं, ब्लड वेसल्स को हम लोग नैरो कर रहे हैं ताकि वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हम लोग डिक्रीज कर सकें। अब विंटर्स में क्या हो रहा है, हमारे पास वेजोडाइलेशन, वेजो कंस्ट्रिक्शन हो रही है हमारे पास, उसी तरह से न्यूट्रिएंट्स एंड ब्लड सप्लाई हमारी डिक्रीज हो जाती है। उस तरह से जब मसल्स पे जो गलत पुल आएगा या एक स्पेसिफिक एंगल है उसके अंदर गलत पुल आएगा या पुरानी आपकी इंजरी है, वो क्या होगा, ब्लड सप्लाई न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी होगी, उस तरह से वो मसल एक दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी। हमारे पास देखिए, हमारे पास अगर हम पेशेंट रेशो की बात करें, विंटर्स में हमारे पास पेशेंट रेशो उस तरह से डिक्रीज हो जाती है, मगर मसल एक्स इंक्रीज हो जाती हैं। उसका भी रीज़न यही है कि सर्दियां होती हैं तो लोग निकलना कम कर देते हैं, अदरवाइज हम मसल एक की बात करें तो वो ज़्यादा हो जाती है एज कम्पेयर टू समर्स, और इसीलिए लोग निकलना कम कर देते हैं। हाँ जी, पेशेंट मसल पेन आपको ज़्यादा हो रहा है मगर ड्यू टू वेदर आप निकल नहीं रहे, क्लिनिक्स पे नहीं जा रहे हैं, डॉक्टर्स के पास नहीं जा रहे हैं। एज कम्पेयर टू आप समर्स में देखें हमारे पास पेशेंट रेशो अच्छी होती है, मगर उसमें हमारे पास इफेक्ट भी ज़्यादा आ रहा है क्योंकि हमें हीट कम लगानी पड़ रही है। अगर हम लोग से, जिस तरह हम लोग स्ट्रेचिंग करवाते हैं या स्ट्रेंथनिंग करवाते हैं मसल्स की, उससे पहले हम लोग वार्म अप करते हैं थ्रू, हम लोग मोडेलिटीज़ हमारी होती हैं, इलेक्ट्रोथेरेपी होती है, उसमें हम लोग हॉट पैक्स यूज़ करते हैं, इंफ्रारेड यूज़ करते हैं, वो हम लोग बेसिकली वार्म अप के लिए यूज़ कर रहे हैं, मसल्स को हम थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, मसल्स को रिलैक्स करने की आप बात कर रही हैं, रिलैक्स करने के लिए रोज़ाना की बुनियाद पे स्ट्रेचिंग कितनी इंपॉर्टेंट है? कुछ ऐसे स्ट्रेचेस बताइए जो ख़वातीन पे घर बैठे वो कर सकती हों और अपने जो मसल्स हैं उन्हें रिलैक्स कर सकती हों। मसल स्ट्रेचिंग तो बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज आप देखें ना, हमारी एक लाइफस्टाइल, सेडेंट्री लाइफस्टाइल की आप बात करें तो आजकल हम सब सेडेंट्री लाइफस्टाइल की तरफ जा रहे हैं। इजी लाइफ, हम लोग चाहते हैं इजी लाइफ हो, सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाए। एक्सरसाइज हम लोग खुद पे, अब हमारे पास पेशेंट्स आते हैं वो कहते हैं हमें मेडिसिन लिख दो, इजी वे वो एक्सरसाइज नहीं करनी, खुद पे मेहनत नहीं करनी है। अब उनको ये अवेयरनेस इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है कि जब आप फॉर एग्जाम्पल पेशेंट आ भी रहा है, एक्सरसाइज करवा भी रहा है, तब भी उसको ये समझने की ज़रूरत है कि आपको एक्सरसाइज में टाइम लगता है। जिस तरह आप मेडिसिन ली, आपने फ़ौरन से आप पेन किलर ले रहे हैं, आपको वो ब्लड में जाएगा, इफेक्ट करेगा, मगर एक्सरसाइज ने स्लो प्रोसेस है, उसने टाइम लेना है। आपने जितना टाइम उसको ख़राब करने में लगाया है, एटलीस्ट उससे हाफ टाइम तो आप दें ना उसको क्योर करने में। तो इस तरह से है, और एक्सरसाइज हम कहते हैं स्लो प्रोसेस है बट परमानेंट प्रोसेस है। सिर्फ ये है कि आप उसको कंटिन्यू रखें। तो इस तरह फीमेल्स की बात करें, मैंने आपको वर्किंग फीमेल्स की बताया है कि आप 1 to 2 आवर्स के बाद एक ब्रेक लाजमी लें, बेशक एक छोटी सी वॉक करके आएँ, मगर आप अपनी जगह से उठ के थोड़ा सा अपने बॉडी पे वेट डालें। बिल्कुल। और मैं नम्रा, बिकॉज आई डू नो कि हर कोई चाहता है कि अपना वेट जो है अंडर कंट्रोल रखें, बट इंक्रीजिंगली मुश्किल होता है जस्ट बिकॉज आपके पास इतने ऑप्शंस हैं, डिलीवरी करवा लें, बाहर चले जाएं, और बाहर के खाने में आई थिंक कंपैरेटिवली घर के खाने से ज़्यादा कैलोरीज होती हैं। तो एक एडल्ट फीमेल के लिए फॉर एग्जांपल अगर आप 20 to 30 की बात कर रहे हैं, क्या रेंज होगी मैक्सिमम कैलोरीज के लिए अगर आप कैलोरी डेफिसिट क्रिएट कर वेट को कम करने की कोशिश कर रहे हैं? तो अच्छा, अब ये जो है ना, ये हर पर्सन टू पर्सन जो है, या बेशक आप फीमेल की बात कर लें, ये वेरी करता है। ठीक है, अब मैं ये आपको नहीं कह सकती कि अगर फॉर एग्जांपल 1800 to 2000 कैलोरीज नॉर्मल रिक्वायर्ड होती हैं, तो उसके अंदर हम नॉर्मली क्या करते हैं, 300 का कैलोरी डेफिसिट कर लेते हैं या 500 से जो है हम उसको स्टार्ट करते हैं। लेकिन ये हर पर्सन की जो कैलोरिक रिक्वायरमेंट है वो डिफर करती है, किसी को थोड़ी ज़्यादा चाहिए होगी, किसी को कम चाहिए होगी। ये आपकी एज पे डिपेंड करता है, आपकी हाइट पे डिपेंड करता है, आपके वेट पे डिपेंड करता है, एक्टिविटी फैक्टर पे डिपेंड करता है, स्ट्रेस फैक्टर पे डिपेंड करता है। अगर किसी को इंजरीज हैं तो इंजरी फैक्टर भी उसके अंदर हमारा काउंट होता है। हर चीज़ जो है वो उसके अंदर आ जाती है। लेकिन यहाँ पर मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो मेंशन करना चाहूँगी कि वेट लॉस जो है ये आपने, जैसे मैंने पहले भी कहा कि आपने बैलेंस डाइट के थ्रू जो है उसको करना है। जिस तरह बिया ने भी बात की कि पेशेंट्स आते हैं, वो सबसे पहले कहते हैं कि हमें मेडिसिन लिख कर दे दें।
ये नहीं करेंगे कि हम जो है एक्सरसाइज के ऊपर थोड़ा सा फोकस कर लें, डाइट को बेहतर कर लें, बेशक वो कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, बेशक उनका वेट लॉस का प्रॉब्लम है, वो इसमें भी चाहेंगे कि हमें जो है कोई सप्लीमेंट ऐसा मिल जाए, कोई ऐसी मेडिकेशन मिल जाए जिसकी वजह से हमारा जो है वेट जो है फौरन से कम हो जाए, और जादू की छड़ी घूमे और जादू की छड़ी हो जाए। इस तरह डाइट आती है। थोड़ा करेंगे इस गुफ्तगू का, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद, ब्रेक का वक्त हो गया, तो नाज़रीन यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ नम्रा मौजूद हैं। ब्रेक पे जाने से पहले हम गुफ्तगू जो कर रहे थे, मैं चाहता हूँ नम्रा वहीं से कंटिन्यू करें आप, ताकि अच्छा, हम यहाँ पे बात करना चाह रही थी कि जो हम डिफरेंट फैट डाइट्स या शॉर्ट टर्म डाइट्स, जिस तरह आपने सुना होगा एग डाइट है, बनाना डाइट है, कीटो है, प्लेटो डाइट है, ये हम बहुत ज्यादा आजकल जो है ट्रेंडिंग पे जा रही हैं, ठीक है। बहुत से वेल नोन सेलिब्रिटीज हैं, एक्टर्स हैं जो कि इन डाइट्स को प्रमोट भी कर रहे होते हैं। एंड सेकंड थिंग इज कि बहुत सारी खवातीन वो देसी टोटकों और कैप्सूल्स और पता नहीं क्या क्या सोशल मीडिया के ऊपर, देखिए सोशल मीडिया जो है ना, अगर हम इसकी बात करें, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, फेसबुक है, गूगल है, ये बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। मैं भी बहुत सारी, हमें जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है इधर से ही पता चलती है, लेकिन ठीक हो तो हाँ ठीक हो, वही बात कि कोई भी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच रही है उसको आपने ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना, ठीक है। ये चीज आप देखा करें कि कोई भी चीज आपको अगर ठीक है थोड़ी सी ऑथेंटिक लग रही है या आपको लग रहा है कि उसने फॉलो किया, उसको रिजल्ट शो हुए हैं, तो आपने उसको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना, अपनी रिसर्च करें उसके ऊपर, ठीक है। एग डाइट की अगर मैं बात करूं तो अभी पिछले दिनों बहुत ज्यादा ये इवन अभी भी जो है ये ट्रेंड करता है, लोग जो है 7 डे जो है वो एग डाइट कर रहे होते हैं। इसके अंदर जो मेजर चीज वो आती है, 3 मतलब आपके वो पोर्शंस होते हैं मिलके, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। उसके अंदर वो रिपीटेडली जो है वो क्या कर रहे होते हैं, एग वाइट्स ले रहे हैं, प्लस साथ कोई एक फ्रूट ले लेते हैं, साथ ग्रीन टी ले रहे हैं। तीनों टाइम में वो ये चीज कर रहे हैं और 7 डेज के लिए आप खुद सोचें कि आफ्टर 7 डेज उनकी हेल्थ जो है वो किस साइड पर जा रही होगी। इसके अंदर बेसिकली जो है वो 2 चीजें, अगर आप मैं कैलोरीज की बात करूं तो इसके अंदर बेसिकली जो 2 मेजर चीजें जिनकी हम कैलोरीज काउंट कर सकते हैं, एग वाइट आ जाती है या एप्पल आ जाता है। एक एग वाइट के अंदर 15 कैलोरीज होती हैं, ठीक है, और अगर एक नॉर्मल इतने साइज का एप्पल है तो उसके अंदर 116 कैलोरीज होती हैं। टोटल जो आपके दिन का ये डाइट प्लान बनता है 480 to 500 किलो कैलोरीज का ये डाइट प्लान है। तो आप वो सोचें, जहां पर मैं आपको 1800 या 1600 की बात कर रही थी कैलोरीज की, वहां पर अब इतना डेफिसिट चले गए हैं कि एब्सोल्युटली जो है अनरियलिस्टिक, बिल्कुल ये सबसे बेसिक जो इशू मुझे इन डाइट से पर्सनली होता है कि ये सस्टेनेबल नहीं है। आप ये बताएं मुझे कि क्या आप इसको इन द लॉन्ग रन लेकर चल सकते हैं? सस्टेनेबिलिटी कैसे लाएं? जो चीज आप इन द लॉन्ग रन नहीं लेकर चल सकते, यहाँ पर ये बात सीखने वाली है कि उसको आपको फॉलो करना ही नहीं चाहिए, और क्योंकि जो चीज यूजुअली होती है जब आप क्रैश डाइट करने की कोशिश करते हैं या बहुत जल्दी आप चाहते हैं कि भाई मिनटों के अंदर आपका वेट लूज हो जाए, हो तो जाता है, लेकिन आप उससे ज्यादा गेन कर लेते हैं। जैसे ही अब देखिए, अगर आपने फॉर एग्जांपल सपोज अगर आपने 7 डे उसको फॉलो कर भी लिया डाइट प्लान को, जैसा एक डाइट था, वॉट एवर कीटो किया, जो भी किया आपने फॉर मंथ के लिए जितनी देर भी किया है, अब उस टाइम पीरियड के बाद क्या, नाउ व्हाट्स नेक्स्ट? आप क्या वही डाइट फॉलो करते रहेंगे? अगर वो नहीं करेंगे तो फिर आप क्या करेंगे, ठीक है, उसका फ्यूचर क्या है उस डाइट का, ये चीज आपको, और आपकी बॉडी जो है सबसे ज्यादा सफर करती है, क्योंकि अगर आप अपने आप को 500 कैलोरीज जो राउंड ऑफ करें, अगर 400 समथिंग कैलोरीज को आप यूज टू कर लेते हैं, तो करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि दोबारा जब आप नॉर्मल डाइट की तरफ आना शुरू होते हैं तो आपका स्टमक डाइजेस्ट नहीं बिल्कुल भी वो आपको उस तरह से रिस्पॉन्ड ही नहीं करेगा। अगर हम कीटो की बात करें, आपने टोटली फैट के ऊपर शिफ्ट कर जाना है, कार्ब्स आपकी डाइट में बिल्कुल आपने 0 कर दिए हैं। अब जब आपने रेगुलर डाइट पे शिफ्ट करना है तो आप क्या समझते हैं कि आपकी बॉडी उस तरह से आपको रिस्पॉन्ड करेगी? जब आपने वो रेगुलर कार्ब्स वगैरह लेने हैं, रोटी चावल वगैरह लेने हैं, कोई ओट्स लेना है, कोई और चीज लेनी है, आप क्या समझते हैं कि आपकी डाइट आपको किस तरह रिस्पॉन्ड करेगी? ये बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं, लेकिन इनके बहुत ज्यादा एडवर्स इफेक्ट्स हैं। ये चीजें हम लोग नहीं सोचते हैं इस बारे में। इसको जितना हमें सीरियसली लेना चाहिए अपनी डाइट को, हम उतना सीरियसली इसको नहीं ले पाते हैं, जो कि ऑफ कोर्स आज की दुनिया में और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिजियोथेरेपी के हवाले से बात करें तो डेफिनेटली पिछले कुछ सालों में इसमें इंटरेस्ट जनरेट हुआ है लोगों का। जैसे कि हनान भी कह रहा था कि अगर आज से 5 साल पहले देखते तो ये फील्ड इस तरह की थी कि लोग शायद इस तरफ नहीं आते थे। और मैं चाहती हूँ कि अगर हम करियर के हवाले से थोड़ी बात करें, और उस हवाले से भी जो यंगस्टर्स देख रहे हैं, जो पोटेंशियली जो अपनी डिग्रीज चूज करने
चाह रहे हैं इस वक्त वो भी सोच सके। बिल्कुल सोचना चाहिए, क्योंकि अबीरा से भी इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं। बहुत सारे लोग इससे पहले, क्योंकि ये जो टेक्निक्स फिजियोथेरेपिस्ट को समझाई जाती हैं, ये एक डॉक्टर ही प्रॉपर इसे कर सकता है। सिर्फ दुबाना मकसद नहीं होता, प्रेशर पॉइंट्स ढूंढना मकसद होता है, और उनको किस तरह से ठीक करना है, क्या स्ट्रेटजी उसके लिए अपनानी है, कौन सा प्रोसीजर यूज करना है, और इसका स्कोप क्या होगा, इन तमाम चीजों के हवाले से अबीरा जरा बताइएगा। जी जी, जैसे आपने पहले कहा कि अवेयरनेस अब काफ़ी आ चुकी है फिजियोथेरेपी की एज कम्पेयर टू प्रीवियस टाइम्स। अब तो आप देखें एडमिशन्स भी उस तरह से हो रहे हैं जिस तरह से पहले बिल्कुल पता नहीं था। डिग्री सेट हमारी 5 ईयर्स की कर दी है, बिल्कुल आपके साथ MBBS की बुक्स हम पढ़ रहे हैं, सेम कोर्स है, प्लस एडिशनल बुक्स हैं जो हमारी फिजिकल थेरेपी की हैं, स्पेशल टेक्निक्स हम लोग कर रहे हैं। अब जो क्वैक के पास लोग बहुत ज़्यादा जाते हैं, हड्डी जोड़ के पास चले गए, हड्डी चढ़वा ली। अब जब भी जाते हैं हमारे पास पेशेंट हमेशा हमारे पास आता है ख़राब होके। पहले ही वहाँ पे चले गए कि हम वहाँ पे जल्दी ठीक हो जाएंगे, मगर फिर जब वो काम ख़राब हो जाता है फिर हमारे पास आते हैं कि अब हम इसको क्या करें। तो यही अवेयरनेस की ज़रूरत है कि या तो आप किसी ऑर्थोपेडिक को या फिजियोथेरेपिस्ट को आप कंसल्ट करें, उनसे कंसल्ट करेंगे तो आपका प्रॉपर जो है ट्रीटमेंट। अच्छा वीरा, समटाइम ऐसे होता है ना कि आप अगर सो रहे हैं, बहुत सारे लोगों को ये शिकायत होती है, सो के जब उठे हाथ सुन्न होता है, पाँव सुन्न होता है, बाजू सुन्न होता है आपका, ये क्या चक्कर होता है? कि आप पोस्चर अपना गलत रख के या वजन डाल के बाजू के ऊपर सोते हैं, इस वजह से ये प्रॉब्लम होती है, या फिर ये कोई कमजोरी की इलामत होती है? पॉस्चर इश्यूज भी हैं, प्लस आप देखें आपकी इनएक्टिविटी है या आपका ओवर यूज है किसी मसल्स का, तब भी आपको ये कंप्लेन आती है। जब आप कह रहे हैं सुनपन या नमनेस, जब भी हम बात करते हैं तब हमारे नसों पे दबाव हमेशा आ रहा होता है, न्यूरोपैथी की तरफ हम जा रहे होते हैं। तो हमारा पॉस्चर ऐसा होता है कि हमारे स्पाइन पे, अगर लेग्स में हमारे पास, इसको हम लोग कहते हैं रेस्टिंग लेग पेन, रात को सोते हुए रेस्ट पे हमें पेन स्टार्ट होती है। अगर हमारे पास हम लोग बात करें कड़ल पड़ रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं हमें सोते हुए कड़ल पड़ते हैं, मसल स्पैज्म होता है वो हमारे पास, क्रैम्प्स, हाँ जी। उसके अंदर क्या होता है, अब हम न्यूरोपैथी की बात करें, नमनेस जब हमारे पास सुनपन हो रहा है, दैट मीन्स हमारे पास विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है। प्लस हमें डायबिटिक पेशेंट का भी चेक करना पड़ेगा, हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज ना हो इसके अंदर। प्लस इसके अंदर हमारे पास पॉस्चर इश्यूज आ जाते हैं, देन हमारे पास इनएक्टिविटी हो जाती है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल हमारा कॉमन है। देन आप जो मसल क्रैम्प्स की बात करें, उसके अंदर हमारे पास मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी होती है, तो वो हमारे पास मोस्टली डेफिशिएंट होते हैं, तो हमारे पास ये शिकायत आती है। अबीरा, क्योंकि आपने खुद मेंशन किया डायबिटिक या डायबिटीज़ के हवाले से, एंड आई थिंक पाकिस्तान में इट्स वन ऑफ द मोस्ट कॉमन डाइजीज़ जो कि फैमिलीज़ में यूजुअली रन करती हैं। अगर उस हवाले से बात करें किसी ऐसी फैमिली में जहाँ पे हिस्ट्री है डायबिटीज़ की, तो किस तरह से जो नेक्स्ट जनरेशन है वो कोशिश कर सकती है कि वो उस चीज़ को इनहेरिट ना करें, या कि अगर उन्होंने इवन अगर उनका जीन है तो वो मेक श्योर कर सकें कि वो अपने आप को जो है हेल्थ वाइज किस तरह से मेंटेन रख सकते हैं? फैमिली में अगर आपके पास डायबिटीज रन करी तो आपके पास मेजोरिटी चांसेस हैं कि आपको डायबिटीज हो सकती है। इसमें अभी आजकल तो हमारे पास बच्चे रिपोर्ट कर रहे हैं जिनको डायबिटिक हैं, वो जुवेनाइल उनको हम कहते हैं। तो प्लस डायबिटीज में होता है क्या, हमारे पास फ्रीज होना शुरू हो जाते हैं शोल्डर्स, जो हमारे कैप्सूल है शोल्डर जॉइंट्स का, उसके अंदर हम लोगों के पास एडिशंस बनना शुरू हो जाती हैं। तो यही है बेसिक, हमारे पास वही कॉज आता है, पॉस्चर, सेडेंट्री लाइफस्टाइल। जितना हम अपने आप को खुद को एक्टिव रखेंगे उतना हम इन प्रॉब्लम से बच जाएंगे। मसल पेन्स हो गए, जॉइंट प्रॉब्लम्स हो गए हमारे पास, ये सब। इन शॉर्ट आपको एक्सरसाइज आपको आप करें और वो कोई ना कोई हरकत करेंगे तो मसल जो है वो वर्किंग पोजीशन में रहते ही ठीक रहेंगे। नम्रा भी हमारे साथ मौजूद हैं। नम्रा क्योंकि न्यूट्रिशनिस्ट हैं, तो एक न्यूट्रिशनिस्ट होने के नाते बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं। नम्रा जैसे खूबसूरत बाल अगर किसी को चाहिए तो वो क्या करे? नम्रा अपने बालों का ख्याल कैसे रखती है, बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं। वही बात जैसे मैंने आपसे पहले कहा था कि सिर्फ डाइट या एक्सरसाइज जो है ये चीज़ नहीं आपकी आदत है, इसमें आपका सबसे पहले आ जाता है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। लाइफस्टाइल जब तक आपका मॉडिफाई नहीं होगा, आप कुछ भी जो है उसको बेहतर कर ही नहीं सकते हैं। सस्टेनेबल जो चीज़ मैं आपको पहले बता रही थी कि सस्टेनेबल की तरफ आप नहीं जा सकते, ठीक है। माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज जो है आपके अंदर वो आ जाती हैं। यहाँ पर आपकी जो हेयर फॉल वगैरह बहुत ज़्यादा हो रहा होता है, इन चीज़ों के लिए आपके अंदर सबसे पहले जो आयरन की बात की थी मैंने, आपकी बॉडी के अंदर अगर आयरन स्टोर्स कम है तो आपका ऑटोमेटिकली हेयर फॉल होगा और बहुत स्वेयर किस्म का होगा, ठीक है। आपके प्रोटीन होते हैं ना, प्रोटीन भी होते हैं, आयरन के साथ क्या कंपेयर? ये क्योंकि डिफरेंट आपके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो बैलेंस्ड होने चाहिए। प्रोटीन हो गया, आयरन हो गया, बायोटीन हो गया, बी विटामिन जो हैं, ये सारे जो बी कॉम्प्लेक्स जिनको हम कहते हैं, ये हेयर जो आपकी होती है ग्रोथ वगैरह या डेंसिटी, जो हर चीज स्ट्रेंथ वगैरह, उसके लिए बहुत ज्यादा जो विटामिन ए कितना इंपॉर्टेंट है?
विटामिन ए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विटामिन ई जी, ई जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बेशक आप स्किन की बात, जिस तरह आप ग्लोइंग स्किन की बात कर रहे थे, उस लिहाज से भी, क्योंकि विटामिन ई जो है ये इंपॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट होता है कि जो आपको फ्री रेडिकल डैमेज से जो है वो बचाता है, आपका जो सन डैमेज जो है उससे भी आपको बचाता है। विटामिन ई जो है ये आपकी डाइट के अंदर होना चाहिए बहुत एक मैक्सिमम अमाउंट के अंदर। जब तक आपका विटामिन ई मैक्सिमम अमाउंट के अंदर डाइट में नहीं होगा, आप ना तो आपकी स्किन ठीक रह सकती है, ना आपके बाल ठीक रह सकते हैं, ना आपकी बाकी हेल्थ ठीक रह सकती है। ठीक है, डिफरेंट डिजीज, जिस तरह आप डायबिटीज की बात कर रही थी, तो डायबिटीज के अंदर हमें B6 और B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है, और अक्सर लोगों को इसके इंजेक्शंस फिर लगते हैं, क्योंकि हमें ये चीज पता ही नहीं होती कि हमारे अंदर ये जो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी ये प्रिवेल कर रही है। नम्रा, अगर बिकॉज प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, एग्जैक्टली, यानी कि हमेशा एहतियात इलाज से बेहतर रहती है, तो अगर कोई कौन सी सोर्सेज है, मैं स्पेशली वो चीज़ डिस्कस करना चाहूँगी ताकि हमारी ऑडियंस के लिए भी मदद हो जाए। कौन सी सोर्सेज हैं, क्या चीज़ें आप अपनी डाइट में इंक्लूड करें तो आपकी डेफिशिएंसीज जो हैं, चाहे वो B6 B12 की आपने बात की, साथ ही साथ आयरन की आपने बात की, जो इन डेफिशिएंसीज से हम लोग अपने आप को बचा सकें। सबसे पहली चीज़ जो है मैं आपको सोसाइटी के लिहाज से बताना चाहूँगी कि हमारी डाइट जो है वो बेसिकली होती ही रोटी चावल, दाल चावल, ये चीज़ें जो है ना, चावल और रोटी, इसके ऊपर हमने घूम फिर के कार्ब्स एंड कार्ब्स, इसी के ऊपर सालन के ऊपर हमने रोटी के साथ ले लें, आप दाल ले लें, कुछ कर लें, हमने यही चीज़ जो है इसी के ऊपर हमने घूमते रहना है, और यही हमारी डाइट है। अब ये डाइट अगर आप लेते रहेंगे तो आप क्या समझ सकते हैं कि आपकी डाइट बैलेंस्ड होगी? ऐसा नहीं होता। आप बैलेंस डाइट की अगर हम बात करें तो इसके अंदर आपने अपने सारे जो 5 आपके फूड ग्रुप्स हैं उनको बैलेंस करना होता है। प्रोटीन आ गया, कार्ब्स आ गए, फैट्स आ गए, डेयरी का जो पोर्शन है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरह मैंने पहले बात की कि आपने चाय वगैरह, अगर डेयरी की हम बात करें, उसको अवॉइड करें। ठीक है, चाय आपके आयरन जो बेसिक है उसको आपको एक्सक्रीट आउट कर देगा बॉडी से। कैल्शियम की बात कर लेते हैं तो वो उसको भी जो एक्सक्रीट आउट कर देगा बॉडी से। ठीक है, बिल्कुल, आपका बहुत शुक्रिया। बहुत सारी गुफ्तगू थी, हम और करना चाहते थे, वक्त की कमी की वजह से नहीं कर पा रहे, और हम उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन हमारी ऑडियंस के लिए बहुत मुफीद रहा होगा। तो वंस अगेन नम्रा, अबीरा, आप दोनों का बहुत शुक्रिया आज के शो के अंदर आप आए। इसी के साथ नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से अपने मेजबान हन्नान बुखारी और फातिमा नासिर को इजाजत दें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, हम मिलेंगे आपसे अगली दफा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।